हेलो मेरे लाडलो, मैं आपका अपना रोहित कुमार सोनी। आज अपन 2015 के जो पेपर 2 है जे एडवांस का, उसके वीडियो सॉल्यूशंस पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला वाला क्वेश्चंस देखो बेटा। वेक्टर 3D का क्वेश्चंस दिया हुआ है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है यार, है ना। सिंपल आपको कंपोनेंट लिखना आना चाहिए बस, ज़्यादा कुछ खास कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर। देख लेते हैं। Suppose that P vector, Q vector and R vector are three non-coplanar vectors. तीनों वेक्टर एक प्लेन में नहीं है ना। कोई दो वेक्टर एक प्लेन में, तीसरा क्या है ना दूसरे प्लेन के अंदर आएगा। जैसे ये एक वेक्टर एक प्लेन के अंदर है, तीसरा वेक्टर ऐसे हो गया, है ना। तीन नॉन कोप्लेनर इन आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब होता है बेटा 3D के अंदर। आर स्क्वायर लिखा तो ये अपन बार बार मैं बता सकूँ आपको, ठीक है। ये आपका जे एडवांस का लैंग्वेज है लिखने का। Let the components of a vector S vector along P vector, Q vector and R vector be 4, 3 and 5 respectively. अब सुनो बेटा ध्यान से, मेन कंसेप्ट क्या है वो देखना आप। कोई आपका S वेक्टर है, वो P वेक्टर, Q वेक्टर और R वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं अपन, उसके रेस्पेक्ट में आपको कंपोनेंट्स ये दिए हुए हैं। तो मैं S वेक्टर को क्या लिख सकता हूं ना, S वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं अपन 4P वेक्टर प्लस में 3Q वेक्टर प्लस में 5R वेक्टर। ये S वेक्टर को लिखने का तरीका आ गया इक्वेशन नंबर 1। इफ द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर S अलोंग दिस P वेक्टर, मतलब ये आपका माइनस P प्लस Q प्लस R, ये तीन वेक्टर्स दिए हैं R X Y Z। सॉरी ठीक। तो S वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं ना दूसरे बार में, ये जो वेक्टर है माइनस का P प्लस का Q प्लस का R और इसके मल्टीपल में कितना है X, प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा ना P वेक्टर माइनस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर और इसके मल्टीपल में बेटा कितना है Y, और प्लस में कितना है माइनस P माइनस Q माइनस नहीं प्लस R और इसके मल्टीपल में कितना Z। यार ध्यान से सुनना मेरी बात, इतना दिया हुआ था अपन को, इतना लैंग्वेज में लिखा था, उसको मैथमेटिकली अपने कन्वर्ट कर लिया। यहां तक काम हो गया। अब तो बहुत इजी है यार। इसमें देखो, इसमें क्या लिखा ना, P वेक्टर के मल्टीपल में कोई कांस्टेंट है, Q वेक्टर के मल्टीपल में कांस्टेंट है, और मेरे को लास्ट में निकालना क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। मतलब लाइन ऑफ थिंकिंग आगे की कैसी होनी चाहिए वो देखो आप। मैं क्या लिख सकता हूं ना, P वेक्टर के मल्टीपल में कोई एक्स वाई की टर्म बनेगी, Q वेक्टर के मल्टीपल में एक्स वाई की टर्म बनेगी, और P वेक्टर के मल्टीपल में जो टर्म है वो आप इक्वल टू 4 कर देना बस। तो ये तो बहुत इजी है। तो S वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, P वेक्टर के मल्टीपल में क्या क्या आएगा बेटा, यहाँ से माइनस एक्स, यहाँ से प्लस का y और यहाँ से माइनस का z। वेरी गुड। प्लस Q वेक्टर, यहाँ से कितना आ जाएगा x, यहाँ से माइनस y माइनस का z। R वेक्टर, इधर से x, इधर से प्लस का y और इधर से प्लस का z। तीनों के तीनों प्लस के आगे, ठीक है। अब आप कंपेयर कर सकते हो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आपस में कंपेयर कर सकते हैं अपन। तो इक्वेशन 1 2 कंपेयर करेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 5। अब यार तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, अब तो प्योरली कैलकुलेशन है, अब तो प्योरली कैलकुलेशन बचा हुआ है और उसकी अपन को वैल्यू निकालनी है बस। चलिए कुछ हेल्प करता हूँ आपकी, निकालते हैं। यहाँ किसी तरह करके इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, ये जेड एक्स एक्स कैंसिल आउट, वाई वाई कैंसिल आउट, माइनस का 2z इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। तो z इज इक्वल टू माइनस का 7/2 आ गया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो वाई वाई कैंसिल आउट, 2x इज इक्वल टू 8 आ गया, तो x का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे पुट कर दो इसको, 4 प्लस वाई प्लस 7/2 इज इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, y का वैल्यू माइनस का 7/2, तीनों वैल्यू आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा था कि क्या पता कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जोड़ी हो गई, ये तो बहुत ईजी निकला यार, तो ये लिखने का कोई मतलब नहीं निकला। मैं पहले से ऐसे बोलने वाला था कि यार कैलकुलेशन लंबी जाएगी तो कर देना खुद से, ये तो ईजी कैलकुलेशन दे दिया इन लोगों ने। अब वैल्यू पुट कर दो यार, क्या निकालना आपको 2x, तो 2x का वैल्यू 8
y मतलब माइनस का 7/2, z मतलब माइनस का 7/2, तो ये तो कितना आ जाएगा माइनस का 7, तो ये तो 1 आंसर आ जाएगा आपका। 8 - 7 मतलब 1 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा, नोट कर सकते हैं। चलिए पहला वाला क्वेश्चंस बस कंपोनेंट लिखना सिखा रहा है, इसको मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है, ये तो बनने वाला था सबसे। चलिए ये वाला क्वेश्चन है ना बेटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का आ गया और मीडियम लेवल का बोल सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा चीज आपको पता रहना चाहिए इसके अंदर। क्या चीज? एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म पढ़ते हैं अपन, जो अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ते हैं उसमें अपन ये बोलते हैं कि e की पावर आयोटा थीटा का जो मॉडुलस का वैल्यू होता है ना, वो ऑलवेज 1 होता है। बस थीटा क्या होना चाहिए ना, ऑलवेज रियल होना चाहिए। e की पावर आयोटा थीटा, यहाँ पे थीटा रियल है तो उसके मॉडुलस का वैल्यू अपन 1 बोल देते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा है, फॉर एनी इंटीजर के अल्फा के क्या दिया हुआ, सुनो, अल्फा के मेरे को दिया हुआ है कोस के π/7 प्लस आयोटा साइन के π/7। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इसको ऐसे लिख सकता ना, e की पावर आयोटा के π/7। अरे ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं ऐसे बोलूं अल्फा के का मोड निकालना है बेटा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि यहां पे e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा किस जगह क्या है, के, और के किस टाइप का नंबर है, के कोई इंटीजर है, पाई कोई एक रियल वैल्यू है, मतलब रेशनल इरेशनल है 7, तो पूरा का पूरा एक रियल वैल्यू तो आएगा। तो यहां पे थीटा किस जगह रियल आ गया, तो अपन इसकी वैल्यू 1 बोल सकते हैं। कितना इजी तरीका ना। चलिए यहां पे वैल्यू पुट करते हैं अपन, ठीक है, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, मस्ती से करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इजी भी है। थोड़ा सा बस ध्यान रखना, करना क्या क्या है, के की जगह k+1 पुट कर दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा यार। यहां पे मैं k+1 पुट कर दूं तो ये कितना आ जाएगा ना, समेशन k = 1 से लेके 12 तक, यहां पे आ जाएगा e की पावर आयोटा k+1, तो एक तो k π/7 प्लस का π/7, आंसर यही तो होगा ना। अरे k+1 करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो एक तो k से किया है आपका 1 से कर दिया, और माइनस में कितना है, e की पावर आयोटा k π/7, ठीक है। इसके पूरे का मैग्नीट्यूड का वैल्यू, यार एक तो ना इतने सारे व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं ना कि पूरे दिन मैसेज चलते रहते हैं, तो मेरे को फ़ोन को करना पड़ेगा अभी साइलेंट। चलो ये प्रॉब्लम लिख देते हैं, उसके बाद करते हैं। अल्फा 4k-1, तो इसको क्या लिखेंगे, e की पावर आयोटा k π/7, -1 है ना इस पर, तो माइनस का π/7 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस में e की पावर आयोटा, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा k π/7 माइनस में 2π/7, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके मैग्नीट्यूड का वैल्यू अब है ना, अब आप सोच के बताओ क्या कर सकते हैं इसके अंदर, क्या मैनिपुलेशंस कर सकते हैं इसके अंदर। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ऊपर से तो क्या अपन बाहर निकालें, e की पावर आयोटा k π/7 बाहर निकाल लेते हैं ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसके बाद का स्टेप यहाँ पे लिख देते हैं ना, समेशन k = 1 से लेके 12 तक, e की पावर आयोटा k π/7 को बाहर निकाल लेते हैं। मॉडुलस बाहर निकालता हूँ मैं, मॉडुलस बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा ना, यहाँ पे बचेगा मॉडुलस e की पावर आयोटा π/7, और यहाँ से आ जाएगा -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लिया। और नीचे समेशन k = 1 से लेके कितना है 3 तक। ओ माय गॉड, एक गलती कर दी, यहाँ पे 4k था तो यहाँ पे 4k आ जाएगा, है ना, 4k - 1, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, ये 4k, तो कोई दिक्कत नहीं है। e की पावर आयोटा 4k π/7 अपन अगर बाहर निकालें, माइनस का 2 और दे लो यार, 4k एक साल लिख दो स्मूथ, 4k - 2 × π/7 बाहर निकाल लेते हैं मोड।
यहाँ पे माइनस का 2 करेंगे ना तो ये प्लस माइनस का 2 से डिवाइड किया एक ऊपर प्लस बन जाएगा तो e की पावर आयोटा पाई बाई 7 बनेगा बेटा। ये समझने वाला पॉइंट था। यहाँ पे -1 है लेकिन -2 से डिवाइड किया एक कैंसिल आउट एक और बच जाएगा ना, और ये यहाँ पे माइनस का 1 आ गया तो ये दोनों तो कैंसिल आउट। e की पावर आयोटा थीटा का वैल्यू 1 तो ये 1 1 कितनी बार लिखेंगे बेटा 12 टाइम्स लिखेंगे। 1 1 कितनी बार लिखेंगे 12 टाइम्स तो 1 + 1 + 1 ऐसे 12 टाइम्स लिखेंगे। नीचे e की पावर आयोटा ये थीटा का वैल्यू कितना, ये थीटा का वैल्यू रियल। अच्छा ये भी बता देता हूं इसको अपन कैसे लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है ना। इसका अगर मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकालें मॉडुलस का वैल्यू निकालें तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वो 1 होता है और थीटा क्या होना चाहिए cos और साइन में रियल होता है। इसलिए मैं बोलता हूं ये अगर वैल्यू रियल बनती है तो वैल्यू 1 ही देगा। तो ये 1 1 कितनी बार 3 टाइम्स तो ये 1 + 3 आ जाएगा, ऊपर बनेगा 12/3 मतलब 4 आपका फाइनल आंसर आ गया। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा मैनिपुलेशंस था, एक छोटा सा बस कंसेप्ट था जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का अपन ने अप्लाई किया, बाकी कुछ खास नहीं था इसमें। तो इसको अगेन मॉडरेट में रखिए। क्यों मॉडरेट में रख रहा हूं मैं, क्योंकि ये वाला चीज और थोड़ा सा मैनिपुलेशंस था बस। चलिए आगे, ये तो इजी प्रॉब्लम है यार, ये कर सकते हो आप है ना। तो अगर किसी को मतलब एक इस टाइप की हैबिट बना लो बेटा कि वीडियो को पॉज किया करो, खुद से प्रॉब्लम को अटेंड किया करो और फिर अगर मिल जाए सही आंसर तो कमेंट सेक्शन में डाला करो कि सर मैंने अटेम्प्ट किया था और एकदम आंसर सही मिला है। चलिए क्या दिया हुआ है, सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सारे टर्म नेचुरल नंबर में, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स और किसके साथ रेशियो है टू द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स इज 6/11। ठीक, मान लेते हैं जो एपी है ना, जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। ये अपन ने खुद से मान लिया है, अपन को मालूम नहीं है, खुद से एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, स्टार्टिंग की 7 टर्म का n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 मतलब 6d डिवाइडेड बाई का 11/2 2a प्लस n-1 मतलब का 10d। ठीक, तो आपका ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 11 से ये 11 कैंसिल आउट, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 12a प्लस 6d 60d इक्वल टू 14a प्लस 42d। इसको इधर लेके आओ तो इस साइड से बचेगा 2a, उस साइड कितना हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे 18 बच गया। तो a इज इक्वल टू 9d। अपन को यहां से एक रिलेशन मिल गया जो कुछ ये कहना चाह रहा था, सिंपल एकदम कैलकुलेशन करके निकाल लिया। उसके बाद पढ़ते हैं आगे अपन क्वेश्चंस को, यहां तक पढ़ लिया था अपन ना। आगे क्या है, द 7th टर्म लाइज बिटवीन 130 एंड 140। जो T7 है ना, T7 वो 130 और 140 के बीच में लाई कर रही है। तो अपन को उस एपी का कॉमन डिफरेंस बताना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल सकते हो आप। कैसे कैसे, क्योंकि इसने ऊपर लिख दिया कि जो एपी है वो उसके सारे टर्म्स नेचुरल नंबर है। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, साफ साफ पता लग रहा है यहां से। तो निकाल लो, T7 मतलब कितना, a प्लस 6d इज ग्रेटर देन 130 इज लेस देन 140। ठीक, a का वैल्यू अपन को पता लग गया 9d प्लस तो ये 15d आ जाएगा, तो 15d 130 और 140, तो d कितना आ जाएगा ना 130/15 140/15। सिंप्लीफाई कर दो यार, तो अगर मैं कैंसिल आउट करूं 2 और 26/3 और ये कितना आ जाएगा ना 2 और 8 5 40 और ये आ गया। तो ये तो कितना आ जाएगा ना, ये तो कितना आ जाएगा 7 8 8 पॉइंट और 2 बच गया 8.6 समथिंग है ना, और ये कितना आ जाएगा ना 9.3 समथिंग। तो d का वैल्यू क्या आ रहा है ना 8.6 और 9.3 के बीच में है।
अरे यार ये तो इजी हो गया। 8.6 और 9.3 के बीच में इंटीजर, क्योंकि मैंने पहले बोला था डी एक इंटीजर मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर, तो डी का वैल्यू कितना हो गया, एग्जैक्टली 9 आंसर आएगा। तो d इज इक्वल टू 9 अपना फाइनल आंसर बेटा मिल जाएगा। चलिए अगले वाले पर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है यार। एक तो ये वाला क्वेश्चन है ना, प्योरली आपका अगर मतलब बहुत जल्दी करना है तो कितने टाइप से आप एजम्पशन माइंड में कर सकते हो जल्दी जल्दी। मेरे को निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9। यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस डॉट 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 1 प्लस एक्स की पावर 10, मतलब सबके ब्रैकेट में 1 1 1 1 1 लिखा हुआ है, ठीक है। एक तरह से x की पावर 9 का मतलब क्या है, यहां से मैंने x निकाला, यहां से एक्स स्क्वायर निकाला, यहां से एक्स क्यूब निकाला, है ना, कितने हो गए 3 2 5 1 6, और आगे से कुछ और टर्म निकाल लूंगा। ऐसे कितने ऐसे x की पावर निकाले कि अपना x की पावर 9 बन जाए। जैसे मैंने अगर ये निकाला, एक्स क्यूब निकाला, एक्स स्क्वायर निकाला, x निकाला, तो कितना बन गया 3 2 5 1 6, x की पावर 6 का कोफिशिएंट बन जाएगा, x की पावर 6 का कोफिशिएंट बन जाएगा। मेरे को बनाना 9 का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना आप क्या किया करो ना, इस टाइप से सोचा करो कि सिंगल डिजिट में कितने आपके केस बन सकते हैं, 2 डिजिट में कितने बन सकते हैं, 3 डिजिट में कितने बन सकते हैं, 4 डिजिट में कितने बन सकते हैं, ठीक है। सिंगल डिजिट में 9 की पॉसिबिलिटी क्या है, एक ही तो है कि x की पावर 9 बाहर निकाल लो। ऐसे करते, अब यहां पे x की पावर 100 तक लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं तो 1 प्लस एक्स की पावर 9 भी लिखा होगा ना, कहीं ना कहीं तो 1 प्लस एक्स की पावर 9 लिखा होगा। तो करेंगे क्या ना, आप ऐसे समझो, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख के बताता हूं और आपकी चीजें क्लियर होगी। ऐसे लिखा हुआ था 1 प्लस एक्स क्यूब और 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 5, है ना, बीच में कहीं ना कहीं 1 प्लस एक्स की पावर 9 बनेगा, है ना, बीच में फिर चलता चलता फिर 1 प्लस एक्स की पावर 100 बनेगा। आपने किया क्या ना, यहां से x की पावर 9 निकाला, बाकी सबसे आपने 1 1 1 1 ले लिया, मतलब 1 1 1 लिया, बीच में आपने x की पावर 9 निकाल लिया, बाकी सबसे भी 1 1 ले लिया, है ना, बाकी सबसे 1 1 निकाला, किसी x की पावर 9 निकाल लिया, तो x की पावर 9 का कोफिशिएंट बन गया और मल्टीपल में कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक। तो x की पावर 9 का कोफिशिएंट कितना आ गया ना, 1 आ गया। एक तो ये हो गया, सिंगल डिजिट से एक ही पॉसिबिलिटी है। अब ना 2 डिजिट से कितने टाइप से बना सकते हैं वो चेक करता हूं मैं। तो ये 2 डिजिट में खूब सारी पॉसिबिलिटी है। जैसे मैं क्या लिख सकता हूं, कहीं यहां से x की पावर 1 निकाल लिया, है ना, और कहीं ना कहीं x की पावर 8 और निकाल लिया, मतलब 9 की पॉसिबिलिटी क्या क्या है बेटा ना, 1 प्लस 8 कर सकते हैं, है ना, यहां से x निकाला, यहां से x की पावर 8 निकाला, बाकी सबसे 1 1 1 निकाल लिया बस। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, तो इसका भी कोफिशिएंट 1 ही बनेगा। और क्या लिख सकते हो आप, 2 प्लस 7 लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर निकाल लो, x की पावर 7 निकाल लो, ये हो जाएगा। 3 प्लस 6 कर सकते हैं, है ना, 4 प्लस 5 कर सकते हैं, है ना, 5 प्लस 4 कर सकते हैं, अरे नहीं कर सकते 5 प्लस 4 नहीं कर सकते, क्योंकि 5 प्लस 4 करेंगे फिर वो रिपीटेशन लग जाएगा, रिपीट नहीं करना है जी, क्योंकि सारी डिजिट अलग अलग है। ऐसे नहीं है कि x की पावर 4 2 बार लिखा हुआ है, इस पे पावर 2 है, इस पे पावर 1 ही है, तो एक बार ही दे सकते हैं आप, रिपीट नहीं करवा सकते जी। तो ये आ गया एक तो केस, और कोफिशिएंट सबका 1 1 बनेगा। 4 केस तो ये बन गए, सिंगल डिजिट में बन गया, 2 डिजिट में बन गए, 2 डिजिट में और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो चलो फिर 3 डिजिट में चलते हैं, 3 डिजिट में चलते हैं, ठीक है। 3 डिजिट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि मैंने 1 लिया प्लस 2 लिया, तो 1 और 2 कितना आ गया, 3 आ गया, तो ये 6 कर दो, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है अपने पास। 1 प्लस 2 प्लस 6 लेंगे तो 9 बन गया, है ना, यहां से एक x की पावर 1 निकाला, एक x की पावर 2 निकाला, एक x की पावर 6 निकाल लिया, बन जाएगा x की पावर 9। और क्या कर सकते हो ना, 1 प्लस 2 प्लस समथिंग कर सकते हो, क्या नहीं पॉसिबल है ना, फ्रैक्शन में ले नहीं सकते। तो ये 1 प्लस 3 करके अगर करूं मैं,
तो कितना आ जाएगा 1 + 3 आ जाएगा 4, तो यहाँ से आप ले लो 5, ये भी पॉसिबिलिटी अलग अलग है ना, ये इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा। और क्या ले सकते हो, 1 पे और दे सकते हो क्या, 1 + 4, ये तो 5 आ गया, तो यहाँ पे 4 देना पड़ेगा। ना ना ना, अब नहीं हो सकता, 1 में और नहीं बन सकता केस नहीं, 1 में और केस नहीं बन सकता। तो मैंने 2 से स्टार्ट किया, 2 ले लिया, और 1 नहीं ले सकते क्या, 2 ले लो, 1 ले लो, फिर तो वही ऊपर वाला बन जाएगा। 2 ले लो, 3 लो, 3 तो 5, और एक ये ले लो 4, तो ये 1 बन गया। तो यार कितना आ गया 5 3 8 केसेस बन गए। और कुछ बन सकता है क्या, 3 ले लो, 4 ले लो, तो यहाँ पे 3 4, और यहाँ पे अगर 2 लूँ तो 2 3 4 बन, ये ऊपर वाला बन गया, नहीं बन सकता। इसका मतलब इतने ही केस पॉसिबल है, 3 ये 4 7 1 8, 8 टोटल केसेस पॉसिबल है बेटा, जितने टाइप से अपन ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 बना सकते हैं। चलिए जी अगले वाले पे चलते हैं। हाँ जी, सपोज दैट द फोकस ऑफ द इलिप्स, ओ माय गॉड ये दिया हुआ है क्या, f1 f2 है। तो यार एक काम क्या करता है ना, x²/9 + y²/5 = 1। जब भी बेटा फोकस डायरेक्टली निकालना हो ना, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, AE को लिख सकते हैं अपन √में a² - b², है ना, या फिर आप E निकाल लो, फिर A से मल्टीप्लाई, वो भी तरीका कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कितना बन के आएगा, 9 - 5 4, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब फोकस F1 तो कितना आ जाएगा ना, एक फोकस तो कितना आ जाएगा 2,0, दूसरा फोकस कितना आ जाएगा ना -2,0, ठीक है। तो ये तो कितना है, ये तो F1 है, और ये माइनस वाला F2 है, ठीक है। Let P1 and P2 be 2 parabolas with a common vertex at 0,0। दो पैराबोला है जिनका वर्टेक्स कॉमन है। ओके, इंटरेस्टिंग आ रहा है, मजे आ रहे हैं इस प्रॉब्लम में, जब पैराबोला भी साथ में लेके आ गए और ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है। वर्टेक्स कॉमन है 0,0 एंड विथ फोकस एट F1, 0। एक का फोकस है F1, 0 मतलब 2,0। तो एक तो ये बन गया, एक तो ये बन गया कि 0,0 और ये 2,0। तो इसका मतलब ये जो A डिस्टेंस है ये 2 आ गया। फोकस इसके अंदर है, इस टाइप की स्ट्रक्चर बनी, तो y² = 4ax, मतलब 4a का वैल्यू 2, तो y² = 8x। एक पैराबोला तो ये बना दिया मैंने, ठीक है। और दूसरे के लिए फोकस कितना है 2f2, f2 कितना है -2, तो 2f2 का मतलब कितना आ गया ना -4 आ गया, तो ये -4,0। तो ये दूसरा फोकस ऑलवेज पैराबोला के अंदर रखते हैं अपन स्ट्रक्चर में, तो ये इस टाइप की स्ट्रक्चर बन के आएगी फिर, क्योंकि दोनों का वर्टेक्स तो सेम है। अब इस केस में क्या लिखेंगे, y² = -4, a का वैल्यू कितना है -4, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। -4 मत कर देना, डिस्टेंस 4 है क्योंकि माइनस ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो ये 4 × x, तो ये तो आ जाएगा y² = -16x। दूसरा ये बन के आ गया। दोनों पैराबोला निकाल लिए अपने, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था उतना, यहां तक हो गया अपना काम। चलिए अगले वाले स्टेप पे चलते हैं। अगले वाले स्टेप में क्या बोला, लेट T1 बी द टेंजेंट टू P1। ये P1 अपना पहले नाम देते, तो ये P1 है, क्योंकि यार जो एडवांस की प्रॉब्लम है ना वो नाम बहुत देता है, इनके नामकरण में बहुत वो विश्वास रखता है, और उससे कंफ्यूजन भी रहती है P1 P2 इस टाइप से ना। आगे चल के वो बस P1 P2 यूज करेगा, पैराबोला वर्ड यूज नहीं करेगा। तो थोड़ा सा ये जो नाम की प्रॉब्लम है ना, ये आप ध्यान रखना। इसीलिए क्या बोलते हैं ना आपको बार बार कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस किया करो। क्यों बोलते हैं, अरे ये भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है, जो आपकी सीट रहती है एसेंशियल सीट, या जो भी आपका एक्सरसाइज, अगर मैं अपनी कोचिंग के बारे में बात करें तो उसमें भी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन एडवांस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, एक्चुअल में वो किस टाइप की लैंग्वेज यूज करता है, उससे थोड़ा आपको यूज टू होना जरूरी है, ठीक है बेटा जी। चलिए, लेट T1 बी द टेंजेंट टू P1 विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट। ओके, स्लोप वगैरह भी यूज कर रहा है, तो अपन स्लोप वगैरह भी यूज करते हैं। चलिए T1 लिखता हूं मैं, टेंजेंट है P1 के लिए, स्लोप फॉर्म में लिखते हैं अपन, y = कितना आएगा ना mx + a/m। a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, तो 2/m, ठीक है। यहाँ पे m1 यूज किया इसके लिए, है ना,
तो ये m1 यूज कर लेते हैं, m1 अब ये किससे पास कर रहा है, T1 टेंजेंट इज पासिस थ्रू 2f2, 0। 2f2 का मतलब है कि f2 कितना है, 2, 0। ओके, 2f2 मतलब यहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना तो ऐसे पास कर रहा है, इस पॉइंट से, जो ये पॉइंट बना है ना उससे पास कर रहा है। तो इसको पास करवा दो -4, 0 से, इसको पास करवा देता -4, 0 से, है ना। 2f2 तो यही हो गया सॉरी, ये तो ये 0 माइनस का 4m1 प्लस का 2m1, तो ये इधर आके 4m1 स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया, है ना, यही तो हुआ ना। इधर देखिए 4m1 तो 4m1 स्क्वायर इक्वल टू 2, तो m1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया ना, 1/2 आ जाएगा। चलिए कोई ना, अगले वाले पे चलते हैं। एंड T2 विद द टेंजेंट टू P2 विच पासेस थ्रू दिस। ओके, पहले इसके लिए टेंजेंट बनाते हैं। इसके लिए टेंजेंट कितना आ जाएगा ना, y इज इक्वल टू mx, और कितना आ जाएगा ना, क्योंकि a का वैल्यू इस पर कितना है, 4 है ना, तो a का वैल्यू अगर अपन 4 पुट करेंगे तो y इक्वल टू m1x m2x प्लस में 4 अपॉन में m2, ये आपका P2 के लिए कॉमन टेंजेंट या फिर टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। चलिए लिखते हैं इसके लिए भी, y इक्वल टू ये वाला आ गया। अगर मैं कंपेयर करूं y स्क्वायर इक्वल टू 4x से, तो a का वैल्यू -4, तो ओके, वेरी गुड, गलतियां करते रहते हो फिर वेरी गुड बोलते रहते हो। चलिए ये हो गया, y इक्वल टू m2x माइनस का 4 अपॉन m2। अब ये किससे पास कर रहा है, f1, 0 से। f1 मतलब कि 2, 0 से, यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगी ना वैसे पास करेगी इससे, तो 2, 0 से पास करो, ये 0 आ जाएगा, ये 2m2 आ जाएगा, इक्वल माइनस का इक्वल टू 4 का m2 आ जाएगा, है ना। तो ये कितना आ गया ना, 2m2 स्क्वायर इक्वल टू 4, तो m2 स्क्वायर का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/m1 स्क्वायर का मतलब 2 आ गया, प्लस का 2, तो 2 + 2 4 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा, 4 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस यही था। क्वेश्चंस को पार्ट वाइज, जितने भी ज्योमेट्री क्वेश्चन है पार्ट वाइज तोड़ते जाओ, डायग्राम जो भी चीज दे रखी है वो निकालते जाओ, करते जाओ, बन जाएगा प्रॉब्लम। अगले वाले पे चलते हैं। लेट m and n be 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1। ओके, दोनों के दोनों ग्रेटर देन 1 है। इफ दिस अल्फा अगर 0 को जाएगा ना, अल्फा अगर 0 को जा रहा है तो ये वैल्यू 1 आएगा, cos 0 कितना 1, तो e की पावर 1 मतलब e माइनस e, 0/0 फॉर्म बन गया। ये फर्स्ट वाला कौन सा बनेगा ना, 0/0 फॉर्म बन गया। तो मैं थोड़ा सा ना इसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं। ओके, चलिए सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं। यहां से ना e कॉमन ले लो। e कॉमन क्यों लेंगे अपन, क्योंकि मेरे को खूब सारी फॉर्म माइंड में आ रही है। लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x -1 अपॉन x का वैल्यू 1 होता है ना। फॉर्म ये याद आ रहा है आपको। तो यहां पे भी -1 बनाने के लिए मेरे को e कॉमन लेना पड़ेगा, और जो भी यहाँ पर टर्म बनेगा उससे अपन मल्टीपल डिवाइड करके बना लेंगे। तो मैंने लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, यहाँ से अगर e कॉमन लिया, अंदर क्या बनेगा ना, e की पावर cos ऑफ अल्फा की पावर n माइनस का एक क्या करना पड़ेगा 1। क्यों माइनस का 1 किया मैंने, क्योंकि e कॉमन लिया है तो e से अपन को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से e से डिवाइड किया तो e की पावर -1, तो ऊपर -1 करके लिख दिया, और माइनस का 1 डिवाइडेड बाई का अल्फा की पावर m, ये चीज था। अब e की पावर x की जगह क्या बना है, cos अल्फा की पावर। क्योंकि यहाँ पे एक चीज सुनो यार ध्यान से, आपको ना कई बच्चों को थोड़ा ये भी कंफ्यूजन रहती है, लिमिट किस पे है, लिमिट अल्फा पे है। तो अल्फा एज ए वेरिएबल काम कर रहा है, अल्फा एज ए वेरिएबल काम कर रहा है, तो x की जगह यहाँ पे अल्फा ट्रीट हो रहा है बेटा। ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ऐसी टर्म यूज की जा रही है, ठीक है। तो अल्फा आप अगर 0 को अल्फा टेंड्स टू 0 मतलब अल्फा वेरिएबल है, तो अल्फा की पावर पूरा का पूरा आप लिखना है, e की पावर में जो कुछ है, तो e की पावर में है cos ऑफ अल्फा की पावर n -1 से डिवाइड किया, तो
तो फिर इससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए बस आपकी। अब सुनो, एक इतना देखते ही मेरे माइंड में एक प्रॉपर्टी हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू 1/2 होता है। ये आपको सारे के सारे जितने भी शॉर्ट फॉर्म है ना वो याद रहने चाहिए। 1 माइनस कोस एक्स, तो वो तो कोई नहीं -12 आ जाएगा, है ना। और जो भी ये x लिखा है ना, इसकी होल स्क्वायर नीचे होना चाहिए। तो नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा की पावर 2n से, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो अल्फा की पावर 2n। अब बन गया। अब कैसे बन गया, अब ना ये जो टर्म है, ये देखो, एक ये देखो, अच्छा देखो बेटा, दोनों में एक दो, यहाँ पे ये जो अपन इक्वल टू 1 लिखा है और इक्वल टू 1/2 लिखा है, दो कंडीशन होती है। कंडीशन सुनो, पहला कंडीशन तो यहाँ पे जो ये x लिखा है नीचे x, ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये जो भी यहाँ पे वेरिएबल लिखा है ना, वो लिमिट वो आपका टेंस टू 0 होना चाहिए, वो टेंस टू 0 होना चाहिए। अगर वो टेंस टू 0 है तभी लिख पाएंगे अपन। तो मेरे पास ये दिखा है, ये टेंस टू 0 है क्या, अल्फा अगर 0 को जा रहा है तो कोस अल्फा ये आपका जाएगा 0 को, तो कोस अल्फा कितना 1 को, 1 - 1 0 को, यस 0 को जा रहा है। तो इसका वैल्यू आप कितना पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो डायरेक्टली। इसका आप देखो माइनस बाहर ले लो, इसमें भी ये जो टर्म है ना ये सेम होना चाहिए, यहाँ पे x, तो यहाँ पे x² 0 को जाना चाहिए। तो आप पूरे को देखो, ये टर्म लिखा हुआ है अल्फा की पावर n, अल्फा अगर 0 को जाएगा तो अल्फा की पावर n भी 0 को जाएगा। इसका मतलब ये जो पूरा टर्म है ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2, वैसे 1/2 आता है, माइनस बाहर ले लिया। तो ये तो ये कितना बन के आया, लिमिट वगैरह तो लगा ही दिया आपने, तो ये कितना बन के आया, माइनस का e/2, है ना। और कितना बन जाएगा, अल्फा की पावर 2n बच गया और अल्फा की पावर m बच गया, इक्वल टू कितना है, माइनस का e/2। तो ये कैंसिल आउट, अल्फा की पावर 2n माइनस का m इक्वल टू 1, इसका मतलब 2n माइनस m इक्वल टू आ जाएगा 0। तो क्या निकालना आपको, m/n निकालना है, ठीक है। तो m/n का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है, m/n का वैल्यू 2 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर सकते हो बेटा। चलिए जी, अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चंस में क्या है ना, अल्फा इक्वल टू दिस दिया यार, ये तो ना इजी कैटेगरी में रखने वाला प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, बस सिंपल ये जो टर्म लिखा हो ना इसको t मान लो, बाकी तो कैलकुलेशन है थोड़ा सा। tan इनवर्स x टेक्स प्रिंसिपल वैल्यूज -π/2 से +π/2 के बीच में, देन द वैल्यू ऑफ दिस आपको बताना है। इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे अभी तक। 9x + 3 tan इनवर्स x को अगर मैं t मान लेता हूँ तो अपना क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर तो आ जाएगा 9 प्लस में 3/1 + x² इंटू में dx इज इक्वल टू dt। तो ये कितना आ जाएगा, 9 प्लस में 3 12 प्लस, एक साथ लिख दो, 12 + 9x² डिवाइडेड बाई 1 + x² dx इज इक्वल टू dt। ये चीज़ हो गया, है ना। 12 + 9x² और अपॉन 1 + x² dx इज इक्वल टू dt। तो ये पूरा का पूरा dt आ जाएगा। तो ये तो क्या बन गया ना, अल्फा इक्वल टू बन गया। अगर मैं t पुट किया है ना तो फिर अपन को यहाँ भी देखना पड़ेगा, x अगर 0 होगा, x अगर 0 होगा तो ये भी 0 हो गया, और ये अगर 0 हुआ तो ये 0 बन गया, ठीक है 0। और x अगर 1 होगा तो ये 9 बन गया, और प्लस में अगर 1 होगा तो tan इनवर्स 1 कितना, π/4, तो 3π/4, तो 9 + 3π/4 बन गया, है ना। लिमिट चेंज करना ध्यान रखना बस। तो ये तो आ जाएगा e की पावर t इंटू पूरा का पूरा बन जाएगा dt। तो ये तो आ जाएगा e की पावर t आ गया, और लिमिट वही 0 9 + 3π/4। तो अगर पुट करें अपन, अल्फा कितना आ जाएगा ना, अल्फा आ जाएगा e की पावर 9 + 3π/4, और माइनस ये 0 मत लिखना, e की पावर 0 बटा कितना 1। तो ये तो कितना आ गया, अल्फा + 1 इक्वल टू आ गया 9 + 3π/4। और यहाँ पे पूछा इसका वैल्यू log e बेस पे अल्फा + 1, है ना, मोड लगा दिया। अगर वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आए तो ये तो वैल्यू कितना आ जाएगा ना, सॉरी e की पावर में था ये, है ना, अल्फा + 1 e की पावर में। तो log लगाएंगे तो ये e वगैरह हट जाएगा, 9 + 3π/4, और माइनस का 3π/4 करना है टोटल में से, है ना।
तो ये कैंसिल आउट, 9 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सिंपल प्रॉब्लम था यार, ठीक। नेक्स्ट वाला क्या है, लेट एफ आर से आर बी ए कॉन्टिन्यूस ओड फंक्शन। कॉन्टिन्यूस ओड फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है, माइनस टाइम्स एफ एक्स के बराबर है, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस भी है, विच वेनिसेस एग्जैक्टली एट वन पॉइंट दैट एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1/2। मतलब ये एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये कहना चाह रहा है। सपोज दैट कैपिटल एफ एक्स, ये स्मॉल था, ये कैपिटल एफ एक्स है, तो कैपिटल एफ एक्स है -1 से लेके 1 तक, सॉरी x तक, एफ टी डी टी। ध्यान से सुनना बेटा मेरा पॉइंट, ध्यान से सुनना पॉइंट, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। रिलेट कैसे कर रहा हूं, अपन को मालूम है कि एफ एक्स क्या है, ओड फंक्शन है। तो अगर मैं इस कैपिटल एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा, -1 से लेके 1 तक एफ टी डी टी, -1 से लेके 1 तक, और एफ टी डी टी को आप एफ एक्स डी एक्स लिखो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा यार। अरे ये तो कंफ्यूज करना चाह रहे हैं अपन को, इस वेरिएबल को चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको एफ एक्स डी एक्स लिखें तो ये तो क्या आ गया, एक ओड फंक्शन आ गया, तो इसका वैल्यू तो 0 आ जाएगा, ठीक। सिमिलरली अपने पास में जी एक्स क्या दिया है ना, -1 से लेके x तक t इंटू एफ ऑफ एफ टी का मोड इंटू डी टी। ये होना चाहिए था आपका ओड फंक्शन, लेकिन मोड लगा दिया, इवन रह गया, ठीक है, क्योंकि ये बाहर नेगेटिव नहीं निकालेगा। लेकिन ये टी बाहर वाला तो ये आपका क्या है ना, टी बोल दे एक्स बोल दे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि एक बार समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, बार बार नहीं लिखेंगे यार। छोड़ू, ये लिख दिया अपन ने, ये बन के आ गया x इंटू ये वाला चीज बन के आ गया। अब देखो आप, ये आपका इवन फंक्शन, ये ओड फंक्शन है ना, तो पूरा का पूरा ओड फंक्शन। तो अगर मैं g ऑफ 1 निकालूं, g ऑफ 1 निकालें तो g ऑफ 1 में तो आएगा -1 से लेके 1 तक, यहाँ पे कोई ओड फंक्शन है ना, तो इसका वैल्यू कितना आएगा बेटा, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। इसका मतलब एफ ऑफ 1 भी 0, जी ऑफ 1 भी 0। अब मैं इस पे चलता हूँ, x बिलोंग्स टू, ठीक है, 0 पे डिफाइन है, मतलब 1 पे डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये दिया, यहाँ पे लिखा हुआ लिमिट, ये चीज समझने वाला था, लिमिट x टेंस टू 1 कैपिटल एफ ऑफ x इंटू जी ऑफ x का वैल्यू 1/14 दिया है, ठीक है, लिमिट का वैल्यू दिया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं लिमिट जब x 1 को जा रहा है तो एफ ऑफ 1 किधर जा रहा है, एफ ऑफ 1 जा रहा है 0 को, जी ऑफ 1 भी जा रहा है 0 को, इसका मतलब 0/0 फॉर्म बन गया। 0/0 फॉर्म में अपन क्या लगा सकते हैं ना, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में अपन क्या करते हैं ना बेटा, डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स इक्वल टू 1/14। सुनना देना ध्यान से यार, बहुत ही इजी प्रॉब्लम और बन रहा है। एफ डैश एक्स, ये फंक्शन को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे, लेबनीज रूल, इसका मतलब इस x को पहले पुट करेंगे तो कितना आएगा, एफ डैश एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 1, ये तो एफ एक्स बनेगा, और x का डिफरेंशिएशन इंटू 1, नीचे कांस्टेंट है, करो ही मत क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। इसको करेंगे, इसको करने पे नीचे कितना आ जाएगा ना, x इंटू एफ ऑफ एफ एक्स, और ये ब्रैकेट इक्वल टू ये बन गया ना, इक्वल टू 1/14, ये बन के आ गया। x का वैल्यू 1 पुट करो, एफ ऑफ 1 बनेगा, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 1/2, यहाँ पे 1, ये कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 1 है ना, इक्वल टू 1/14। एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आएगा, 1/2, तो ये एफ ऑफ 1/2 बन गया, तो ये आपका कैंसिल आउट, ये 1/f(1/2) इक्वल टू 1/7, और f of 1/2 का वैल्यू निकालना है तो कितना आ जाएगा, 7 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 7 आपका फाइनल आंसर बेटा आ जाएगा, ऐसे निकाल सकते हैं आराम से। चलिए जी अगले वाले पे चलते हैं। अगले वाले में क्या दिया हुआ ना, मल्टीग्रेड का क्वेश्चन से पहला चीज तो, और f(6) फंक्शन दे रखा है अपन को, ठीक है, f of 1/2 का वैल्यू दिया हुआ है 0। दूसरा चीज यहाँ पे देखेंगे तो एक इंटीग्रेशन दिया है 1/2 से लेके 1 तक,
और उसका मिनिमम वैल्यू बोला हुआ है स्मॉल एम, मैक्सिमम वैल्यू बोला हुआ है कैपिटल एम, और फिर अपन को स्मॉल एम और कैपिटल एम में ऑप्शंस दिए हुए हैं। यार एक चीज देखेंगे ना, अभी अपन को एफ एक्स फंक्शन के बारे में नहीं मालूम कि क्या निकलेगा मेरे को, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन जो दिया हुआ है एफ डेस एक्स वो वाला फंक्शन दे रखा है। तो एक काम क्या करते हैं ना, इसका उल्टा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, मतलब एफ डेस एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम निकालने की ट्राई करते हैं, और वो निकाल भी सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि एक साइन फंक्शन दे दिया, तो साइन के लिए मैक्सिमम मिनिमम चेक करना थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। तो एफ डेस एक्स मैंने लिखा, ये आ जाएगा 192x क्यूब डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन का पावर 4 पाई एक्स। कोई रेंज दिया हुआ था क्या कि रेंज के अकॉर्डिंग? नहीं, रेंज कुछ भी नहीं दिया, x बिलोंग्स टू r बोला हुआ है। सबसे पहले अगर मैं इसकी मिनिमम पे बात करूं, अगर इसके मिनिमम पे बात करें तो मिनिमम बनाने के लिए सिंपल सा चीज, जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है उसको मैक्सिमम बना लो। डिनोमिनेटर के अंदर साइन दिया तो उसको मैक्सिमम बना लेंगे, और साइन यहाँ पे पाई एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब x को क्या पुट करें अपन? 1/2। 1/2 करेंगे तो यहाँ पे साइन पाई/2 बनेगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू वहीं पे मिल पाएगी अपन को। तो सिंपल सा आप x इज इक्वल टू 1/2 मिल दो, मतलब एफ डैश एक्स, यहाँ पे x ना लिखे 1/2 लिख दो। एफ डैश 1/2 जो होगा ना वो मिनिमम वैल्यू आएगा। तो पुट करते हैं अपन 192 इंटू 1/2 का क्यूब, मतलब 1/8 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये कितना बन जाएगा ना, साइन पाई/2 1, और उसकी पावर 4 कोई दिक्कत नहीं, वो भी 1 बन गया। तो 2 + 1 ये 3 आ गया। 3 से अगर कैंसिल आउट करें तो ये 6 और ये 64, इससे कैंसिल आउट किया तो 8 आ गया। इसका मतलब एफ डेस एक्स का मिनिमम वैल्यू 8 मिला। ठीक, मैक्सिमम पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एफ डेस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम के लिए सिंपल सा वही चीज कि डिनोमिनेटर को आप मिनिमम बना लो। अब डिनोमिनेटर को मिनिमम बनाने के ना 2 तरीके हैं, सुनना ध्यान से, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट था। अगर मैं यहां पे x को 0 पुट करूंगा तो भी मिनिमम बन रहा है, लेकिन उस केस में ना आपका होगा क्या, न्यूमरेटर 0 बन गया। मेरे को किसी तरह करके न्यूमरेटर को भी, क्योंकि आपको पूरे फंक्शन का मैक्सिमम निकालना है, इसका मतलब न्यूमरेटर तो होना चाहिए बड़ा, डिनोमिनेटर होना चाहिए छोटा, वो वाला काम करना है। तो आप यहां पे अगर पाई एक्स बना दूं ना, मतलब x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दूं तो साइन पाई बन जाएगा, वो 0 आ जाएगा। यहां पे अपन बोल सकते हैं कि एफ डैश 1, ये जो दोनों पॉइंट बताए ना बेटा, यही मेन स्टेप थे इस क्वेश्चन के। एफ डैश 1 निकालेंगे तो ये 192 आ गया, एक्स क्यू मतलब 1 आ गया, और ये आ जाएगा 2 + 0 मतलब 2 ये आ गया, तो डिवाइड कितना करे आ जाएंगे 96 आ गया। ठीक, यहां से अगर अपन लिखें कि एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे है, 8 से, और लेस देन और इक्वल टू किससे है, 96 से, ये चीज बन के आ गया। एफ डैश एक्स से एफ एक्स कैसे निकालते हैं? अरे एफ डैश एक्स से एफ एक्स निकालने के लिए अपन सिंपल उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो इंटीग्रेट कर दो नेक्स्ट स्टेप में। अब अपन इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स खुद से लगाने चाह रहा हूं मैं, तो लिमिट्स लगाने के लिए मैंने क्या क्या चीज किया ना, लोअर लिमिट को 1/2 पुट किया। अब कुछ बच्चे वही सोचेंगे सर 1/2 क्यों पुट कर रहे हो, ये भी सोचने वाला पॉइंट है। इसलिए पुट कर रहे हैं बेटा क्योंकि एफ ऑफ 1/2 का वैल्यू दे रखा आपको, ना मैंने 1 पुट किया ना मैंने कोई और वैल्यू पुट किया, सिर्फ 1/2 इसलिए पुट किया क्योंकि एफ डैश एक्स डीएक्स क्या बनेगा, अरे एफ डैश एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। कोई भी फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया फिर इंटीग्रेशन कर रहे हो, वो फंक्शन ही बन के आ जाएगा। तो बाहर रिजल्ट मिलेगा अपन को एफ एक्स, बाहर रिजल्ट मिलेगा अपन को एफ एक्स। लोअर लिमिट मैंने 1/2 क्यों पुट किया, क्योंकि एफ ऑफ 1/2 का वैल्यू दे रखा है। ठीक, और अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स। अपर लिमिट एक्स क्यों पुट किया, क्योंकि एफ एक्स निकालना है। अपर लिमिट भी अगर कोई कांस्टेंट पुट कर दिया ना तो कांस्टेंट बन के आ जाएगा। ये जो वैल्यू पुट करने का प्रोसेस है ना बेटा, ये समझना बहुत जरूरी है, यही मेन है इसके अंदर। अब बस बाकी तो इस तरफ भी कर दो, 8 को आप इंटीग्रेशन कर दो, सब जगह सेम लगाएंगे 1/2 से एक्स, इधर भी 96 1/2 से लेके x इंटू डी एक्स। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, ये तो कितना आएगा, एफ एक्स बनेगा तो यहाँ तो आ जाएगा एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ 1/2, और ये कितना आ जाएगा ना 8 का आ जाएगा 8x, तो ऊपर तो ये x पुट करेंगे तो 8x आ गया, और x का वैल्यू 1/2 पुट किया तो माइनस का 4 आ गया। ठीक, और इधर से कितना आ जाएगा ना 96x आ गया माइनस में 48 आ गया। ठीक है, एफ ऑफ 1/2 का वैल्यू 0 है, 0 कर दिया।
अब तो आपको जो निकालना है, क्योंकि एफ एक्स के बारे में पता लग गया अपन को, एफ एक्स क्या है ना, एफ एक्स है ग्रेटर देन और इक्वल टू 8x माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 96x माइनस का 48। ये चीज़ आइडिया लग गया यार। अब तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंटीग्रेशन है 1/2 से लेके 1 तक इंटीग्रेशन करो और सिंप्लीफाई करो यार। तो क्या क्या आएगा, एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, ये यहाँ पे लिख रहे हैं 1/2 से लेके 1 तक एफ एक्स डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन को ये तो दे ही रखा है, स्मॉल एम कैपिटल निकाल लो बस। तो ये तो आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 8x को अगर अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो आ जाएगा कितना 4x स्क्वायर, है ना, माइनस में 4x और लिमिट कितना 1/2 से लेके 1 तक लेस देन और इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा ना 48x स्क्वायर माइनस का 48x और 1/2 से लेके 1 तक, यहाँ से 4 को ले लो तो x स्क्वायर माइनस एक्स, वो भी यहाँ पे बन रहा है, तो ये तो आ जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू अगर 1 पुट किया ना तो 1 माइनस 1 तो 0 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 1/2 पुट करेंगे तो 1/4 माइनस का 1/2, तो ये तो माइनस का 1/4 आएगा, बाहर एक माइनस लगा रखा है तो ये तो 1 आ गया, ठीक है, स्मॉल एम का वैल्यू 1 कहीं पे दे रखा है, हाँ एक ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, डी आ गया। कैपिटल एम निकाल लेते हैं, कैपिटल एम में 48 इंटू में ये 1/4 आया था ना, तो ये तो 12 आ जाएगा, ठीक, तो स्मॉल एम का वैल्यू 1, कैपिटल एम का वैल्यू 12, इसका मतलब मल्टी करेक्ट जरूर था लेकिन ऑप्शन अपना एक ही मैच हो रहा है जी, डी वाला, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। सिंपल इसके अंदर था ना, अगर मैं ये बोलूं कि की पॉइंट्स कौन कौन से थे, पहला चीज तो जो डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन था उससे अपन को मिनिमम और मैक्सिमम चेक करना, मतलब मैं डिफरेंशिएशन करके फिर एफ एक्स लेके आ रहा हूं, ये वाला मेन स्टेप समझना था आपको। चलिए अगले वाले पे आते हैं। अगले वाले में क्या दिया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन से और काफी इजी है। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर अल्फा सच दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यार मतलब डी ग्रेटर देन 0 लगा दो एक, तो ये पढ़ते ही, चलो डी ग्रेटर देन 0 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा ना बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस का 4 ए का वैल्यू अल्फा सी वी अल्फा इज ग्रेटर देन 0, तो कितना आ गया 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं कॉमन ले लूँ माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, तो ये तो 2 अल्फा माइनस 1 और 2 अल्फा प्लस 1 इज लेस देन 0, तो अल्फा बिलोंग्स टू आ जाएगा -1/2 से लेके +1/2 तक। एक तो अल्फा में ये सेट बन के आ गया। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला हुआ है ना कि x1 x2 इसके अगर रूट्स है तो एक कंडीशन बोला हुआ है मोड x1 माइनस x2 इज लेस देन 1, मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात चल रही है। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालते हैं अपन, रूट कैपिटल D अपॉन स्मॉल a इज लेस देन 1। चलो ये लगा दो रूट डी तो अपन अभी निकाला है, तो या तो दोनों तरफ इसके मोड यूज कर रखा है ना, तो एक काम क्या करते हैं ना, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, रूट डी इज लेस देन रूट ए, स्क्वेयरिंग कर दो, डी इज लेस देन ए स्क्वेयर, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात समझिए ना, तो डी तो कितना है, डी तो यहाँ पे अपने निकाला ही है 1 माइनस का 4 अल्फा स्क्वेयर इज लेस देन अल्फा स्क्वेयर, तो इसको इस साइड लेके आए तो 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो आ जाएगा अल्फा बिलोंग्स टू, अगर अपन डायरेक्टली लिखे माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस का 1/√5 और यूनियन 1/√5 से लेके इन्फिनिटी, है ना, यही बन जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो आउट ऑफ द रूट्स लिखेंगे अपन। अब दोनों का ले लो इंटरसेक्शन, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, एक तो आएगा -1/2 से लेके माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√5, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन। दूसरा पॉजिटिव में देखें तो 1/√5 कितना आ जाएगा जी, 1/√5 का मतलब 2 से बड़ा हो गया, 2 से बड़ा और a का 1/2, ठीक है, तो इसका मतलब 1/√5 पहले आएगा, है ना,
क्योंकि नीचे बड़ा है तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। तो 1/√5 से लेके 1/2 तक, ठीक, ये ए और डी आपके फाइनल आंसर्स आ जाएंगे जी। अब इस पर टिक मार सकते हो आप। चलिए जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है ना, एक तो अल्फा दे रखा है अपन को, अल्फा, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको यार, हाँ, अल्फा तो क्या दिया हुआ है 3 टाइम्स साइन इनवर्स 6/11। अब इन लोगों ने थोड़ा सा गेम क्या खेल रहे हैं ना कि अपन को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता करनी पहला चीज़ तो, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखोगे ना तो ऑप्शन में क्या दिया है कि ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, इस टाइप से अपन को आइडिया लगाने हैं। क्योंकि इन्होंने जो वैल्यू पे दिया ना 6/11 दिया, अगर ये 6/12 देता ना तो अपन एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते थे। तो मैं उसी से थोड़ा सा कंपेयर करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 6, एक तो लिखा 6/11, एक लिखा 6/12। अब सिंपल सा मतलब जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ा आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये आ गया अपने पास ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लगा दो, 6/11 और 6/12 आ गया। अब इसमें यूज करते हैं अपन साइन इनवर्स। साइन इनवर्स एक आपका इंक्रीजिंग फंक्शन रहता है, तो इनइक्वलिटी का साइन रहेगा सेम। तो साइन इनवर्स 6/11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन इनवर्स 6/12 का मतलब कितना आ जाएगा ना, 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक। तो इधर तो यही रहेगा साइन इनवर्स 6/11 और साइन इनवर्स 1/2 का मतलब π/6 आ गया। किससे मल्टीप्लाई किया हुआ, 3 से दोनों तरफ 4 मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो 3 टाइम्स साइन इनवर्स 6/11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे आ जाएगा, π/2 से आ जाएगा। और ये जो वैल्यू दिया हुआ है 3 टाइम्स वाला, ये किसके बराबर है, अल्फा के बराबर। इसका मतलब अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू π/2। एक अपन को रिलेशन मिलके आ गया। अल्फा का जो वैल्यू होगा वो ये π/2 या फिर π/2 से बड़ा रहेगा, मतलब आपका सेकंड क्वाड्रेंट के बाद में ही अपन इसको कंसिडर करेंगे। चलिए बीटा पे बात कर लेते हैं। बीटा में क्या दिया ना, कोस इनवर्स 4/9 दे दिया। चलिए मैं एक तो लिखा 4/9, एक लिखा 4/8। तो इस बार साइन ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 4/9 इज लेस देन और इक्वल टू 4/8। अच्छा यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना, कुछ बच्चों को लगता है ये भी कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये आप लेस देन और इक्वल टू क्यों लगा रहे हो। अरे सिंपल सा मतलब इक्वल टू मैंने इसलिए यूज कर लिया ना कि इस सिंबल को क्या अपन क्या बोलेंगे, लेस देन और इक्वल टू। तो दोनों में से कोई अगर एक कंडीशन भी सही हुई ना तो काम चल जाता है अपना, इसलिए पुट कर दिया मैंने। अब इसमें कोस इनवर्स पुट करना है। तो पहला चीज तो जैसे ही कोस इनवर्स लगाओगे ना इनइक्वलिटी का साइन हो जाएगा चेंज, क्योंकि ये है डिक्रीजिंग फंक्शन, ये चीज समझना था आपको। कोस इनवर्स 4/8 मतलब 1/2, तो ये तो आ जाएगा π/3। और किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 टाइम्स कोस इनवर्स 4/9 और ये किसका वैल्यू है, बीटा। तो इसलिए बीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे आ गया ना, पाई से आ गया। चलिए दोनों चीज निकाल लिया अपन ने। अब एक एक करके ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन ए क्या है ना कि कोस बीटा पॉजिटिव होना चाहिए, और बीटा क्या बोल रहा है, पाई से बड़ा। तो पाई से बड़ा तो यार थर्ड क्वाड्रेंट भी आएगा, फोर्थ भी आएगा। फोर्थ में तो कोस पॉजिटिव, लेकिन थर्ड में तो नहीं हो पाएगा ना। इसका मतलब कोई भी स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू तो है नहीं, इसलिए गलत बोल दिया। ए ऑप्शन आपका गलत आ गया। दूसरा दे रखा है साइन बीटा। साइन बीटा बोल रखा है नेगेटिव, और ये सेकंड नहीं, कौन सा, पाई से बड़ा है ना, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, हाँ उसमें ये नेगेटिव रहता है, ये सही है। बी ऑप्शन सही आ गया आपका। सी ऑप्शन से पहले मैं एक बार डी चेक कर देता हूँ, क्योंकि इसमें सिंगल है। कोस अल्फा दे दिया, तो अल्फा किधर गया, अल्फा ये गया, अल्फा π/2 से बड़ा। तो π/2 से बड़ा तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया और थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, ठीक है। लेकिन π/2 से बड़ा तो फोर्थ भी आएगा, तो नहीं कंसिडर करेंगे। अगेन सी पे लेके आया बात को। सी में क्या दिया है ना, कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा करो यार, अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 3π/2। 3π/2 मतलब 270 से बड़ा। तो 270 से बड़ा तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, और फोर्थ में कोस पॉजिटिव, ये सही है। ये सिंपल आपको चेक करना था क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। और दूसरा चीज कि
अगर कोस इनवर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन, साइन इनवर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन। बस यही चीज़ था इसके अंदर। तो इसको मैं अगेन इजी कैटेगरी में ही रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाले में अगेन ज्योमेट्री वाला प्रॉब्लम है, और ज्योमेट्री वाले प्रॉब्लम बार बार बोल रहा हूँ मैं, काफ़ी सारे रहते हैं एडवांस में, और डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है इनके लिए। लेट E1 E2 भी टू इलिप्स जो अपन को फाइंड आउट करने हैं, दोनों का जो सेंटर है वो ओरिजिन है। पहला चीज़ तो E1 के लिए मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, और E2 के लिए मेजर एक्सिस है वाई एक्सिस। मतलब एक तो है हॉरिजॉन्टल इलिप्स E1 और E2 है वर्टिकल इलिप्स, और दोनों का सेंटर क्या है 0,0। मतलब अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम वाइज बताने की ट्राई करूँगा तो इस टाइप से बना सकते हैं अपन। एक तो ये बना दिया, दूसरा ये बना दिया, ये सेंटर कर दिया अपन ने, ठीक है। तो ये इसके लिए मेजर एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस, और वर्टिकल के लिए ये आ जाएगा मेजर एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक। आगे पढ़ते हैं। एस किसको बोला हुआ है, सर्कल के लिए बोला हुआ है, और सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, अगर इसका सेंटर बात करें तो 0,1, 0,1 का मतलब यहाँ कहीं ना कहीं अपन सेंटर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कल बना सकते हैं, ओके। ये जो एक उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और ये स्ट्रेट लाइन के लिए क्या कंडीशन है कि ये S E1 एंड E2 O ये तो तीनों को टच कर रही है। ये जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है ना x प्लस वाई इक्वल टू 3, जिसका स्लोप नेगेटिव -1, और क्या चीज़ है कि तीनों को टच कर रही है, ठीक है। एक काम क्या करते हैं ना यार, पहले अपन सर्कल के लिए काम कर देते हैं। सर्कल के लिए काम थोड़ा सा इजी पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करूँ, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 3 - y। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ इसके साथ तो 3 - y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। साफ साफ दिख रहा है क्वाड्रेटिक बनेगा। तो क्वाड्रेटिक ना बना के अगर मैं हिट एंड ट्रायल से डायरेक्टली निकालने की ट्राई करूँ, वैसे क्वाड्रेटिक तो निकाल ही सकते हैं ना। वैसे अगर देखें दोनों का स्क्वायर 2 आ रहा है, तो अगर y का वैल्यू मैं क्या पुट करें, y का वैल्यू अगर मैं क्या पुट करें 2 पुट कर देते हैं ना, तो 3 - 2 कितना आ जाएगा 1, और इधर से 2 - 1, तो एक तो y का वैल्यू आ गया 2, ठीक। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे ही दिख रहा है अपन को, स्ट्रक्चर क्या बन रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रही है। तो एक तो y का वैल्यू 2 आ गया, y अगर 2 है तो x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब पॉइंट भी दिया था ना, एस सर्कल को टच कर रहा है वो पॉइंट P है, तो P पॉइंट आ गया अपने पास में 1,2, ठीक। अब सुनना बड़ा, कहानी अब स्टार्ट होती है मेन, जो ये चाहता है अपने से करवाना। यहां पे कोई पॉइंट है 1,2, ठीक है। जो पॉइंट कौन सा है, लाइन पे भी लाई कर रहा है और सर्कल पे भी लाई कर रहा है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकाले हैं। इससे ना एक लाइन में ऐसे बना रहा हूं, ध्यान देना इस चीज को, जो कि एक लाइन मतलब इसको यहां पे टच किया E1 को, और 1 मिनट E2 को ना थोड़ा सा मैं लाइन को टेढ़ा बनाना पड़ेगा यार, ये E2 को टच कर रहा है ना। किस किस को पॉइंट दिया हुआ है, PQR पॉइंट बोला हुआ ना, तो ये पॉइंट बोल दो P पॉइंट तो अपन को सर्कल पे दिया, सॉरी ये पॉइंट P है, तो ये पॉइंट आ जाएगा Q और ये पॉइंट आ जाएगा R, ठीक। ओके, ये अपना लाइन का इक्वेशन आ गया, ठीक है, जो कि तीनों को टच कर रही है। और मेरे को फाइंड आउट करने हैं दोनों के दोनों इलिप्स निकाले, एसेंट्रिसिटी मतलब इलिप्स निकालेंगे तभी एसेंट्रिसिटी चेक कर पाएंगे, ठीक। अब सुनना ध्यान से, P पॉइंट मालूम चल गया 1,2, कोई एक पॉइंट मालूम है जिसको मैं बेस पॉइंट बोल देते हैं अपन, और इस लाइन का स्लोप मालूम है, तो इससे R डिस्टेंस पे एक तो ऊपर की तरफ पॉइंट निकालना है और एक R डिस्टेंस पे नीचे की तरफ पॉइंट निकालना बेटा। एक बेस पॉइंट मालूम है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन में कंसेप्ट पढ़ते हैं, ये कोई अगर बेस पॉइंट मालूम है और उससे अगर R डिस्टेंस पे कोई आपको पॉइंट निकालना है, अगर बेस पॉइंट को मैंने बोला h, k, तो पॉइंट क्या लिखेंगे h प्लस R cos थीटा, k प्लस R sin थीटा। अब बोलोगे सर cos थीटा sin थीटा कहां से आ गया, अरे जो लाइन का स्लोप है उसको लिए तो tan थीटा, तो tan थीटा किसके बराबर है -1 के, है ना। x प्लस वाई, तो स्लोप कितना आ गया -1।
अब यहां से अगर 10 नेगेटिव होता है ना, 10 नेगेटिव का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है ना, क्योंकि लाइन के लिए अपन 0 और पाई बोलेंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कोस तो रहेगा नेगेटिव और साइन रहेगा पॉजिटिव। इसका मतलब यहां से अगर मैं साइन कोस निकालू ना, अगर 10 का वैल्यू -1 है तो साइन तो आ जाएगा 1/√2, एंगल कितना 135 डिग्री, और कोस थीटा कितना आ जाएगा ना, कोस थीटा आ जाएगा -1/√2। ये चीज मालूम चलना चाहिए। पॉइंट लिखते हैं अपन, वेरिएबल पॉइंट लिखते हैं। एच का वैल्यू कितना है 1, के का वैल्यू कितना है 2, तो ये बन के आएगा। अगली स्लाइड में चलते हैं यार, है ना। तो कितना कितना कितना, एक मिनट ध्यान देना, ये आ जाएगा 1 और प्लस r था, लेकिन कोस का वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस का r/√2, एक तो ये हो गया, और एक था y का वैल्यू कितना था 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस में r/√2। ठीक, अब ना एक बार तो, क्योंकि यहाँ पे PQ PR 2√2 दिया, तो एक बार तो r का वैल्यू यूज करेंगे अपन पॉजिटिव में, अगर अपन ऊपर वाला पॉइंट r निकालना है तो, और एक बार यूज करेंगे अपन नेगेटिव। ठीक है, तो r का वैल्यू 2√2 पुट कर लेते हैं अपन बाई 3, तो ये आ जाएगा 1 माइनस में 2√2/3 इंटू में 1/√2, और एक आ जाएगा 2 प्लस में 2√2/3 इंटू में 1/√2। यार सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, √2 से √2 कैंसिल आउट, एक तो आ जाएगा 1 माइनस का 2/3, और एक आ जाएगा 2 प्लस में 2/3। ये बन के आ गया यार। ये तो कब अपने पास आएगा, जब मैं r अगर पॉजिटिव रख रहा हूं तब आएगा, नेगेटिव भी निकालना पड़ेगा, इसलिए मतलब साइन चेंज कर दो, तो यहाँ पे 1 प्लस 2/3 बन जाएगा, 2 माइनस 2/3 बन जाएगा। तो कौन कौन सा पॉइंट मिला, पॉइंट मिल गया मेरे को 3 - 2 मतलब 1/3, और 6 और ये 8/3। ठीक, और यहाँ पे मिल जाएगा 3 2 5 5/3, और यहाँ पे 6, ये 4/3। ये बन के आ गया बेटा। अब ना सुनना ध्यान से यार, मैं कैसे कैसे रिलेट करवा रहा हूं चीजों को। अगर कोई इलिप्स के लिए कोई एक टेंजेंट है, यहां पे बताता हूं कंसेप्ट, ये कोई इलिप्स है ना, इस पे यहां पे कोई अगर टेंजेंट है, तो ये जो पॉइंट ऑफ, जैसे लाइन का इक्वेशन है y = mx + c, ठीक है, और इसका इक्वेशन है x² / a² y² / b² = 1। तो अपन लिखते हैं ये पॉइंट ऑफ जो टेंजेंसी का पॉइंट है ना, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना पड़ता है बेटा, माइनस का a² m/c, और ये प्लस का b² c, ये होता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का पॉइंट, ये निकालने का तरीका। तो यहां से अपन को m तो मालूम है, m तो कितना है बेटा, m तो है -1, और c कितना है इस लाइन के लिए, अगर इसको इधर देखें तो c 3 है, c का वैल्यू 3 है। तो अपन अगर कंपेयर करें, फर्स्ट 1, 3, 8/3 इज आइडेंटिकल आ जाएगा, माइनस का a², m का वैल्यू कितना -1, तो ये तो आ जाएगा a² / 3 कोमा में b² / 3। ठीक, तो यहां से तो a² का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, b² का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। ये तो कौन सा वाला मिला, ये तो वर्टिकल इलिप्स मिला। ठीक है, और दूसरा अगर कंपेयर करें अपन 5/3 4/3 मिलेगा, यहाँ पे सेम ही आपको a²/3 b²/3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ना, यहाँ से a² का वैल्यू 5, b² का वैल्यू 4, तो ये कौन सा आ जाएगा ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल वाला आ जाएगा। तो एसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाले E1 = कितना आ जाएगा ना, स्क्वायर रूट में 1 माइनस में कितना बेटा 4/5, तो ये तो कितना है 1/√5। चलिए E2 निकाल लेते हैं। E2 कितना आएगा, स्क्वायर रूट में 1 माइनस 1/8, तो 8 माइनस √7/2√2, या फिर √7/8 बोलते हैं ना यार, क्योंकि अपन को स्क्वायर पे तो काम करना है, हाँ स्क्वायर में काम करना है। तो E1² तो कितना आ जाएगा ना 1/5, और E2² आ गया 7/8, दोनों को ऐड करो यार, तो 1/5 + 7/8, ये तो कितना आ गया ना 40, नीचे एलसीएम, और ये आ जाएगा 8, यहाँ पे कितना बचेगा ना 8 ही ना, और यहाँ पे बचेगा 5, 35, तो कितना आ रहा है यार ये 43 आ रहा है क्या, हाँ 43/45 40। ठीक है, ए ऑप्शन तो सही है। दोनों का मल्टीप्लाई और करो यार बी ऑप्शन के लिए, दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो √7 कितना आ जाएगा, ये 2√2 देगा, तो 2 × √10 आ रहेगा। यस, बी ऑप्शन भी ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है,
चलिए माइनस भी कर लेते हैं, माइनस करेंगे और माइनस करके मोड निकालना, तो किसी को किसी में से भी माइनस कर दो, कोई चलेगा। तो ये तो 1/5 माइनस में 7/8, तो 40 तो नीचे एलसीएम आ गया, और ये कितना आ जाएगा ना 8 माइनस का 35, तो ये तो कितना आ गया यार, ये तो 5 इधर के और 3 27 है क्या, नहीं 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 ये तो गलत है, फिर सी गलत है। डी में क्या A1 A2 का मल्टीप्लाई ऊपर निकाला ही है, वो सही था, तो ये गलत हो जाएगा बस। तो इसका मतलब सही आंसर अपने आ जाएंगे ए और बी, ये सही है यार। मैंने ना तो स्टार्टिंग में इलिप्स एज्यूम किया, जस्ट सर्कल को लिया, उसी पे अपन चलते रहे, और वहां से टेंजेंट का इक्वेशन निकाल कर, जो टेंजेंसी पॉइंट होता है ना अपना माइनस का a² m c और b² c, ये जो टेंजेंसी पॉइंट है ना इलिप्स के लिए, इसको यूज करते हुए सिंप्लीफाई किया बेटा, काफी जल्दी बन जाएगा इससे, तो नोट डाउन कर लो जी। चलिए जी अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चंस में देखो क्या दिया हुआ है, कंसिडर द हाइपरबोला h, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया है बेटा, और x² माइनस y² इक्वल टू 1 एंड ए सर्कल S विथ सेंटर n दिया हुआ है x2, 0। ओके, पहले इतना डायग्राम मैं अगर बनाने की ट्राई करूँ ना, तो इतना डायग्राम ये बन जाएगा, एक तो हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला आपके पास, सॉरी ऐसे कुछ है, सॉरी, और ऐसे कोई सर्कल मान लो जो किसी पॉइंट पर टच भी कर रहा है ना, और इसका सेंटर यहाँ पे है। अब विथ सेंटर n, और ये n क्या है ना बेटा x2 में 0 है। सपोज दैट h तो मतलब हाइपरबोला, s मतलब कि सर्कल, टच ईच अदर एट पॉइंट P, जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं वो पॉइंट P है x1, y1, और दोनों के दोनों क्या बोल रखे हैं ना, x1 ग्रेटर देन 1 है, y1 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। द कॉमन टेंजेंट टू h एंड s एट P, इस P पॉइंट पे जो कॉमन टेंजेंट है दोनों कर्व के लिए, है ना, इस टाइप से कोई कॉमन टेंजेंट है, द कॉमन टेंजेंट टू h एंड s एट P इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट पॉइंट M, x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो पॉइंट M है। इफ LM इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल PMN, ठीक है। ओके, पहले ना एक काम क्या करते हैं ना, ये जो पॉइंट x1 y1 है ये आपका हाइपरबोला पे भी लाई करेगा और सर्कल पे भी लाई करेगा। तो हाइपरबोला पे अगर लाई करेगा तो एक तो इक्वेशन x1² माइनस y1² इक्वल टू 1, x1 y1 में ये रिलेशन याद रखना आपको। दूसरा, ये कॉमन टेंजेंट है तो किसी एक कर्व के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर लो आप, जैसे हाइपरबोला का इक्वेशन मालूम है तो उसके लिए लिख सकते हैं अपन, है ना। तो टेंजेंट एट P ऐसे लिख सकते हैं अपन, तो कितना आ जाएगा x1 माइनस y1 इक्वल टू 1, ये वाला टेंजेंट बन के आ गया। अब ये टेंजेंट है ना x एक्सिस पे कट कर रहा है, तो अपन y का वैल्यू 0 पुट कर दो और x का वैल्यू निकाल लो, तो y का वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 1/x1 आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट M है ना ये आ गया 1/x1 कोमा में 0। पॉइंट P मालूम है और पॉइंट N भी मालूम है, तो अपन L स्मॉल l का वैल्यू लिख सकते हैं। स्मॉल l क्या होगा ना, इस सेंट्रोइड मतलब तीनों अपन वर्टिसेस को ऐड करेंगे बाई 3 करेंगे, तो तीनों को ऐड कर दो, x1 प्लस में 1/x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 3, और m का वैल्यू कितना आ जाएगा ना, m का वैल्यू आ जाएगा ये y1, ये 0, ये 0, y1/3 ये आ गया। तो dm/dx1 और dm/dy1 यहां पे तो कर ही सकते हैं, dm/dy1, तो ये तो कितना आ जाएगा ना 1/3 आ जाएगा, y1 पॉजिटिव, ये तो सही आ गया। और एक अपन क्या लिख सकते हैं ना, m इज इक्वल टू बेटा y1 को क्या लिख सकते हैं ना, यहां से y1 कितना आ जाएगा ना स्क्वायर रूट का x1² माइनस का 1, ये आएगा।
तो m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का x1 स्क्वायर माइनस 1 बाई में 3। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो x1 के रेस्पेक्ट में, तो इस साइड तो आ जाएगा dm बाई dx1, इस तरह 1/3 तो था ही, स्क्वायर रूट का होगा 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट x1 स्क्वायर माइनस 1 और x1 का 2x1 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, x1/3 टाइम्स ये, तो सही तो है, b और d तो अपने सही हो गए। ठीक है, वो अपन l के लिए बात चल रही है, तो l के लिए ना पहले अपन x2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा x1 के अंदर, x2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा x1 के अंदर, यही मेन काम बचा है बस अपना, बाकी तो प्योरली कैलकुलस है इसके बाद में। तो अब इन दोनों में रिलेशन कैसे लेके आए वो मेन काम बचा हुआ है। तो यार एक काम क्या कर सकते हो ना, सिंपल बेटा, सर्कल है, ये टेंजेंट है, तो अपने आप माइंड में आपके आने चाहिए था कि ये जो लाइन होगा जिसको मैं सेंटर से मिला रहा हूं, तो ये परपेंडिकुलर एंगल होगा 90 डिग्री, तो दोनों का स्लोप का मल्टीपल कितना होगा -1, तो ये यहां से स्लोप कितना आ जाएगा y1 माइनस का 0। नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं मैं, y1 माइनस 0 अपॉन में यहां से x1 माइनस x2 इनटू में इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, ये लिखा था टेंजेंट, तो स्लोप कितना आ जाएगा ना माइनस का x1, तो ये तो x1 अपॉन y1 आ जाएगा, है ना, x1 अपॉन y1 और इक्वल टू कितना है -1, सिंप्लीफाई कर दो, y1 अपॉन x1 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस का y1 अपॉन x1, इस तरफ लेके आगे, y1 से y1 कैंसिल आउट, माइनस मल्टीप्लाई करो, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x1, तो x2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x1 आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x1 आ गया, x1 x2 में रिलेशन आ गया, तो l कितना आ जाएगा ना, l अपने पास आ गया, l आ गया x1 प्लस 1/x1 प्लस 2x1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये तो 3 कैंसिल आउट, ये तो आ जाएगा x1 प्लस 1/3x1, ये L1 का वैल्यू आ जाएगा, तो dl बाई dx1 यहाँ पे 1 माइनस 3/x1 स्क्वायर, ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है क्या? यस, फर्स्ट ऑप्शन। तो ए बी डी इसके 3 आंसर आ जाएंगे बेटा, ए बी डी इसके तीनों के तीनों आंसर आ जाएंगे, अपन नोट कर सकते हैं आराम से, ये 3 आंसर आ जाएंगे। ठीक, चलिए अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चंस में क्या चीज है ना, दिखने में काफी डरावना टाइप का क्वेश्चंस लग रहा है यार, है ना, कि यार इतना बड़ा लैंग्वेज है, लेकिन थोड़ा सा बस प्रोसीजरल क्वेश्चंस है। यहाँ पे देखोगे ना, ये 0 से पाई है, 0 से 4 पाई है, बाकी सारी चीजें सेम है, जो भी वेरिएबल टाइप के टर्म है ना वो सब सेम है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। ठीक है, देखो इसको मैं नीचे वाले को ऐसे ही लिखा, इसको मैं अलग अलग ब्रेक कर देता हूँ, 0 से लेके पाई तक e की पावर t साइन का पावर 6at प्लस कोस का पावर 4at dt, और पाई से लेके 2 पाई e का पावर t इंटू साइन का पावर 6at प्लस कोस का पावर 4at, है ना, प्लस चलता रहेगा, लास्ट में बनेगा आपका 3 पाई से लेके 4 पाई और e का पावर t इंटू में साइन का पावर 6at प्लस कोस का पावर 4at dt, और डिवाइड में कितना है ना, डिवाइड में दिया हुआ है 0 से लेके पाई तक e की पावर t साइन का पावर 6at प्लस कोस का पावर 4at dt, ये चीज बन के आ गया। मतलब सिंपल, मैंने पहले तो उसको ब्रेक कर दिया पावर्स के अंदर। ठीक, अब है ना सिंप्लीफाई करते हैं। पहला चीज तो अगर किसी बच्चे के माइंड में आ रहा है कि अपन ब्रेक क्यों कर रहे हैं, यार ये पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियड कितना इनका इवन पावर है, तो पाई हो जाएगा, तो फिर अपन पाई अपन ब्रेक कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है,
अब है ना ये फर्स्ट और ये तो सेम है ना, तो कैंसिल आउट करके 1 आ जाएगा। इसको भी मैं अगर पावर पाई 0 से पाई बनाने की ट्राई करूंगा मैं, तो 0 से पाई बनाने के लिए मैंने क्या चीज करते हैं ना कि फर्स्ट वाला ये जो चीज है ना, इसमें अपन t माइनस पाई को क्या पुट कर देते हैं ना, z पुट कर देते हैं, तो बन जाएगा। तो dt इक्वल टू कितना आ जाएगा, dz। ठीक है, ओके। और ये कितना बन जाएगा ना, तो यहां से t कितना आ जाएगा ना, t आ जाएगा पाई प्लस में z। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्या बन के आएगा बेटा, ये वाला एक्सप्रेशन बन के आएगा 0 से लेके पाई तक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, e की पावर पाई इंटू ई की पावर z, और यहाँ पे क्या बनेगा ना, साइन का पावर 6a इंटू में t, और t की जगह क्या आ जाएगा ना, पाई प्लस z। वैसे तो देखो क्या क्या होगा, पाई प्लस z क्या होगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो नेगेटिव आएगा, लेकिन पावर क्या है, इवन है तो कोई फर्क नहीं डालेगा बेटा, तो a इंटू जेड आ जाएगा। और सेम कॉस पे भी क्या करेगा ना, कोई फर्क नहीं डालेगा, क्योंकि इवन पावर है तो अपना पास ये सेम यहाँ पे z आ जाएगा इंटू डी जेड। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे t था, यहाँ पे z बन रहा है, बस e की पावर है पाई एक एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे तो 1 एक्स्ट्रा आएगा, यहाँ पे e की पावर पाई एक्स्ट्रा आ गया। सिमिलरली जो नेक्स्ट वाला टर्म बनेगा ना, वो बनेगा अपना 2 पाई से लेके 3 पाई, तो उसमें अपन क्या पुट करेंगे ना, उसमें अपन t माइनस का 2 पाई पुट करेंगे, क्योंकि मेरे को तो 0 बनाना है, उसको पुट कर दो आप, कुछ u पुट कर दो, तो उसमें e की पावर 2 पाई एक्स्ट्रा आ जाएगा बाहर, है ना, और इसमें e की पावर 3 पाई बाहर आ जाएगा, तो ये तो सबका सेम रहेगा, तो इसलिए ये ऐसे बन के आ जाएगा, कैंसिल आउट होके 1 बचेगा प्लस e की पावर पाई प्लस e की पावर 2 पाई प्लस e की पावर 3 पाई, ये वाला चीज बन जाएगा अपने पास। जो एक्सप्रेशन अपन को फाइंड आउट करना है ना, वो वाला एक्सप्रेशन ये बन के आ गया। ठीक है, ए पे कोई डिपेंड नहीं करा, ए का कोई भी वैल्यू पुट करो आप, ये एल इक्वल टू आ गया। ये तो एक जीपी बन रहा है, इस जीपी को अगर अपन सिंप्लीफाई करें ना, तो फर्स्ट टर्म ए इंटू आर का पावर एन, एन कितना 4, तो 4 पाई माइनस का 1 अपॉन में ई के पावर पाई माइनस का 1, ये आ जाएगा एल। तो ई के पावर 4 पाई माइनस ई का पावर, ये तो ए इक्वल टू 2 के लिए भी पॉसिबल है, ए इक्वल टू 4 के लिए भी पॉसिबल है, तो ए एंड सी इसके फाइनल आंसर्स आ जाएंगे बेटा, चेक कर सकते हो आप आराम से। हाँ जी, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में क्या, लेट एफ जी माइनस 1 से 2 से आर with continuous function which are twice differentiable on the interval -1 से 2, let the values of f and g at the point -1, 0 and 2 be as the given following table। इस टेबल के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं इन ईच ऑफ द इंटरवल, एक तो -1 से 0, एक 0 से 2, f माइनस 3g का डबल डेस नेवर वेनिसेस, मतलब fx का डबल डिफ्रेंसिएशन माइनस में 3 g का डबल डिफरेंशिएशन कभी भी 0 नहीं बनेगा। देन द करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ये चीज दिया हुआ है यार। एक चीज है ना, जैसे ये चीज दिखाई दिया एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, आपके माइंड में रोल्स थ्योरम या फिर एलएमवीटी आना चाहिए था बेटा, ये दो थ्योरम आपके माइंड के अंदर आना चाहिए था। ठीक है, इनको देखते हुए मैं एक फंक्शन एज्यूम कर सकता हूँ एच एक्स क्या मान लेते हैं ना, एफ एक्स माइनस में 3 टाइम्स जी एक्स। वैल्यू निकालो, -1 पे वैल्यू निकालो, तो एफ ऑफ -1 माइनस 3 इंटू जी ऑफ -1। एफ ऑफ -1 कितना आ जाएगा ना, 3 आएगा, और जी ऑफ -1 0 थी, तो ये एच ऑफ -1 तो 3 आ गया। सिमिलरली एच ऑफ 0 निकालो, एच ऑफ 0 निकालेंगे तो ये तो आ गया 6 माइनस में 3, ये भी 3 आ जाएगा। एच ऑफ 2 निकालेंगे, एच ऑफ 2 कितना आ जाएगा ना, ये 0 माइनस माइनस प्लस 3, ये भी 3 आ गया। इसका मतलब तीनों पे वैल्यू सेम है। तो एच एक्स फंक्शन इस टाइप से बना सकते हैं अपन, है ना, कि
-1 पे भी वैल्यू 3 है और 2 पे भी वैल्यू 3 है ना। तो बीच में कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा होगा जिस पे ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा, है ना। मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना कि f डैश x1 इक्वल टू 0 फॉर x1 बिलोंग कर रहा था आपका -1 से 0, एटलीस्ट 1 रूट बोल सकते हैं। और f डैश x2 इक्वल टू 0, x2 अगर बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 2 तक, ऐसे बोल सकते हैं अपन, ठीक है। अब है ना, ये जो फंक्शन है आपका, अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, क्योंकि इसका जो डबल डिफरेंशिएशन है वो कभी 0 नहीं बनेगा, तो ये कॉन्केविटी इसके स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं हो सकती बेटा। तो इस टाइप से आएगा तो अपन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन बोल सकते हैं दोनों के लिए। बी एंड सी अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, बी एंड सी अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए अगले वाले पे चलते हैं। अगले क्वेश्चंस के अंदर क्या चीज है ना, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ अपन को ये वाला, फॉर एक्स बिलोंग्स टू दिस। तो अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ एफ एक्स को, ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 10 की पावर 6 अगर कॉमन लिया तो अंदर बनेगा 10 स्क्वायर प्लस 1 मतलब सेक्स स्क्वायर एक्स, -3 10 का 10 स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो अंदर 10 स्क्वायर प्लस 1 कितना, सेक्स स्क्वायर एक्स। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, देन द करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन पे बात करते हैं अपन, है ना, या फिर एक बार एफ एक्स डी एक्स चेक कर लेते हैं 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर मैं 0 से लेके π/4 तक करूँ इंटीग्रेशन, 7 10 का पावर 6 एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स -3 इंटू 0 से π/4 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये तो और ईजी हो गया। अगर 10x को t मानेंगे तो सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो ये तो आ जाएगा t की पावर 6, तो ये तो t की पावर 7 आ जाएगा। तो 10x का पावर 7 अपॉन 7 वो कैंसिल आउट, 0 से π/4 माइनस में 3 कैंसिल आउट, 10 क्यूब x 0 से π/4। तो π/4 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 1 माइनस 0 माइनस का 1 माइनस 0, ये तो कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा। यस, बी ऑप्शन सही है अपना, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं x इंटू एफ एक्स क्या बनेगा, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। सेकंड फंक्शन का अपन इंटीग्रेशन अभी किए, ये सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन आएगा 10 की पावर 7 माइनस 10 क्यूब, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसा कैसा रखा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन 10 का पावर 7 माइनस 10 का पावर 3 और पूरे की पावर 0 से π/4 माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ये है 10 की पावर 7 माइनस 10 क्यूब। तो 10 की पावर 7, तो इसमें से क्या करते हैं ना, 10 क्यूब बाहर ले लेता हूं मैं, 10 क्यूब बाहर लिया, अंदर बचेगा 10 की पावर 4 माइनस 1। 10 की पावर 4 को लिख देंगे 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 तो क्या आ जाएगा ना, सेक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला वैल्यू कितना होगा, π/4 पे ये 0 आ देगा, ये 0 पे ये 0 दे देगा, तो ये कैंसिल आउट, माइनस और 0 से π/4 और 10 का पावर 5 और माइनस में 10 क्यूब, ठीक, और इंटू में सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो 10 का पावर कितना आ जाएगा ना, 6 आ जाएगा, 10 का पावर 6x अपॉन 6 माइनस में 10 का पावर 4x अपॉन 4 और 0 प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, -1 बाहर था, 0 से π/4 पुट करेंगे तो -1/6 प्लस 1/4, 0 पे तो ये 0 ही आ जाएगा, तो ये तो कितना आ गया ना, 12 आ गया, यहाँ पे -2 + 3 तो 1/12 आएगा। मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। तो ए एंड बी आपके इसके फाइनल आंसर्स आ जाएंगे बेटा, ठीक है। ए एंड बी इसके
फाइनल आंसर आ जाएगी। चलिए जी अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चंस में अपने पास बड़ा पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ में भी क्या है ना, मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस है ना, सिंगल करेक्ट आंसर नहीं आएगा। क्या दिया हुआ है, कैपिटल एफ आर से आर बी ए थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, और क्या क्या चीज दे रखा है आपको, कैपिटल एफ का वैल्यू 1 पे 0 है, कैपिटल एफ का वैल्यू 3 पे -4 है। यहाँ पे समझने वाला पॉइंट था, मतलब कैपिटल एफ है वो 1 पे तो 0 दे दिया, मतलब ये एक्स एक्सिस पे कट कर दिया, फिर 3 तक वो ना, जैसे ये कैपिटल एफ एक्स है, 1 पे ये एक्स एक्सिस को कट किया, फिर ये नीचे ही रहेगा, 3 पे -4 है ना, मतलब ये कैपिटल एफ एक्स क्या है ना, 1 से 3 के बीच में ये नेगेटिव वैल्यू देगा। ऐसे अपन लिख सकते हैं ना कि कैपिटल एफ एक्स है इज नेगेटिव एक्स बिलोंग्स टू 1 से लेके 3 के बीच में, 3 पे क्लोज भी लगा सकते हो, है ना, ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं अपन। चलिए एक और एक चीज आपको ये भी दे रखा है कि जो कैपिटल एफ डेस एक्स है ये भी नेगेटिव है जब x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक है, 1/2 से लेके 3 तक है, तब तक ये चीज है। अब अपने पास स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया x इंटू कैपिटल एफ एक्स, ठीक है। पहला ऑप्शन पे बात करते हैं अपन, ए ऑप्शन पे एफ डेस 1 पे वैल्यू निकालनी है, तो एफ डेस एक्स निकालो। एफ डेस एक्स क्या आ जाएगा ना कि x इंटू में कैपिटल एफ डेस प्लस में एफ ऑफ एक्स, क्योंकि x का 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। 1 पे वैल्यू निकालना है तो 1 पे वैल्यू निकल देते हैं, स्मॉल एफ डेस एक्स 1 पे वैल्यू, तो ये तो 1 इंटू एफ डेस 1 प्लस एफ ऑफ 1, ठीक है। एफ ऑफ 1 का वैल्यू अगर मैं पूछूं आपसे तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू तो 0 है, ये तो आपको दे रखा है, ये वाला वैल्यू तो 0, और एफ डेस 1 कितना आएगा ना, क्योंकि एफ डेस एक्स एक्स बिलोंग्स टू 1/2, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है इसके बीच में, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब एफ डेस 1 क्या आ जाएगा ना, स्मॉल एफ डेस 1 क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ गया बेटा, तो ऑप्शन ये तो सही हो गया। बी पे चलते हैं, एफ ऑफ 2 पूछा हुआ है, एफ ऑफ 2 का मतलब कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 2 का मतलब आ गया 2 टाइम्स में कैपिटल एफ ऑफ 2। अब कैपिटल एफ ऑफ 2 है, एफ डेस एक्स एक्स बिलोंग्स टू 1 से 3 के बीच में नेगेटिव है, तो 2 पे भी नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक। सी पे चलते हैं, एफ डेस एक्स नॉन जीरो बोल रखा है, चेक करते हैं। एफ डेस एक्स पहले निकाल लेते हैं, एफ डेस एक्स ये आया था आपके पास, एक्स इंटू में कैपिटल एफ डेस एक्स प्लस कैपिटल एफ एक्स, और x बिलोंग्स टू कहां से कहां चेक करना है अपन को, 1 से 3 में चेक करना है। 1 से 3 में ये क्या होगा ना, x तो पॉजिटिव हुआ क्योंकि 1 से 3 के बीच में वैल्यू पुट कर रहे हैं। कैपिटल एफ डेस एक्स क्या होगा ना, 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में नेगेटिव बेटा, ये वाला वैल्यू भी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब पूरा का पूरा क्या बन के आ गया, नेगेटिव बन के आ गया। इसको देख लेते हैं अपन, 1 से 3 के बीच में, ये पहले लिख दिया मैंने, 1 से 3 के बीच में नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव, दो नेगेटिव को ऐड करेंगे तो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब कभी 0 नहीं हो सकता, तो सही है। ये इक्वल टू 0 लिखा तो ये गलत है। तो यार अपन ने ना बस जो इन्फॉर्मेशन दिया था ना उसी को ही बस घुमा फिरा के यूज कर रहे हैं, है ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे। नेक्स्ट, वही जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है जो पहला वाला है, तो चेक कर लेते हैं अपन। एफ डेस का मतलब इसको चेक करना पड़ेगा अपन को, एफ डबल डेस वाले को, तो इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को ऐसा कैसा रखा, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल एफ डेस एक्स आ जाएगा, लिमिट पुट करना अपन को 1 से लेके 3 तक माइनस में, और इंटीग्रेशन आएगा 1 से 3, ये आ जाएगा 3x² इंटू में एफ डेस एक्स इंटू डी एक्स,
इज इक्वल टू 40। अब सुनना ध्यान से, एक्स स्क्वेयर से लेके एफ डेस एक्स, ये आपका ये इसका वैल्यू दिया हुआ है, 1 से 3 लिमिट है, -12 दिया है, -12 इंटू माइनस का 3 तो 36 आ जाएगा। तो इस साइड आके 4 बचेगा, इस साइड आके 4 बचा, और यहाँ से कितना आ जाएगा ना, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 27 एफ डेस 3 माइनस में एफ डेस 1, ये बन के आया। ओके, अब मेरे को चेक करना पड़ेगा यार वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये तो अपने पास है कैपिटल एफ डेस एक्स में आंसर दिया स्मॉल एफ डेस में, कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि अपने पास आंसर ये है, एक रिलेशन है, स्मॉल एफ डेस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कैपिटल एफ डेस एक्स और प्लस में एफ ऑफ एक्स। किस किस पे वैल्यू निकालना है, 3 पे निकालना है एक तो एफ डेस 3 अगर निकालें तो 3 इंटू कैपिटल एफ डेस 3 और प्लस में एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 का वैल्यू तो -4 दे रखा है, और ये एफ डेस 3 आ जाएगा अपने पास, है ना। तो यहाँ से एफ ऑफ 3 और ये माइनस इस साइड आके प्लस का 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 आ गया, ये कैपिटल एफ डेस 3 का वैल्यू आ गया। चलो कोई ना, 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट किया ना तो ये तो आ जाएगा एफ डेस 1 एफ ऑफ 1। चलो ये दोनों तो बराबर आ गई, ये 0 है, ये पुट कर दो बस वैल्यू, यहाँ पे पुट करेंगे 27 इंटू में एफ डेस 3 का वैल्यू स्मॉल एफ डेस 3 प्लस 4/3 माइनस में स्मॉल एफ डेस 1, है ना, इक्वल टू 4। तो यार कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, तो 9 टाइम्स एफ डेस 3 स्मॉल में और माइनस का एफ डेस 1, ये 36, तो उस साइड में आके 36 माइनस का 4 करेंगे, प्लस का 36 माइनस का 4 के तो प्लस का 32, ठीक है, सी ऑप्शन आपका आ रहा है ना, तो प्लस का 32, तो सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा चीज़ें रिलेट करना सीख जाओ यार, और तो ज़्यादा चीज़ है ही नहीं इसके अंदर। अब है ना, ए और सी में से तो कर दिया अपन ने, बी और डी में एफ एक्स पे कमेंट करना है, तो इसको अपन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो 1 से 3 एक्स स्क्वायर इंटू में एफ डेस एक्स इंटू डी एक्स, है ना, ये तो है, इक्वल टू -12 दिया हुआ है, इक्वल टू -12 दिया हुआ है। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। तो प्रोसेस वही, फर्स्ट फंक्शन को ऐसा कैसा रखा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ डेस एक्स आ जाएगा, कैपिटल में दिया हुआ था ना, यस कैपिटल में दिया हुआ, और इसका लिमिट आ जाएगा 1 से 3, माइनस में इसका आ जाएगा 2x इंटू इसका आ जाएगा fx और इंटीग्रेशन 1 से 3 dx इक्वल टू -12। आपको निकालना है कि x इंटू कैपिटल fx तो निकालना है, अच्छा स्मॉल fx निकालना है, ओके, फिर तो और ईजी है, क्योंकि x इंटू कैपिटल fx को अपन क्या लिख सकते हैं, स्मॉल fx लिख सकते हैं ना, तो और ईजी बन गई। तो इसका वैल्यू निकालो, तो 9 इंटू एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1, कैपिटल में चल रहा है, ठीक है ना, और माइनस में 2 इंटू 1 से 3 स्मॉल एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू -12। एफ ऑफ 3 का वैल्यू कितना था जी, -4 था, तो -36, ये माइनस का 2, 1 से 3 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 12। माइनस माइनस आप हटा सकते हो, तो सब माइनस माइनस हट जाएगा, तो ये 36 इधर आके माइनस का बनेगा, तो माइनस का 24 माइनस का 12 आएगा, माइनस का 12, यस डी ऑप्शन। तो सी एंड डी आपके इसके फाइनल आंसर्स हो जाएंगे बेटा, ये आप चेक कर सकते हो आराम से, सी एंड डी आ जाएंगे। चलो जी अगले वाले पैराग्राफ पे चलते हैं। क्या क्या चीज़ दिया हुआ है,
लेट n1 and n2 be the number of red and black balls respectively in box 1. एक बॉक्स 1 बना हुआ है ना, इसमें n1 तो क्या है, कौन सी है, रेड बॉल्स, और n2 क्या है ना, ब्लैक बॉल्स। और एक सिमिलरली एक बॉक्स 2 भी बना हुआ है, ठीक, इसके अंदर n3 किस टाइप की बॉल्स है, रेड बॉल्स है, और n4 किस टाइप की है, ब्लैक बॉल्स है, ठीक। ये n3 n4 ये आपको दिया हुआ है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, क्या दिया, वन ऑफ द टू बॉक्सेस, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 सेलेक्टेड, ठीक है, हर एक बॉक्स के लिए 1/2 प्रोबेबिलिटी होगा, was selected random and a ball was drawn and a ball was drawn randomly out of these box। अच्छा ठीक है, the ball was found to be red। अच्छा, और वो सेकंड बॉक्स से if the probability that this red ball was drawn from box second, ओके, पहले मैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगा देता हूँ कि रेड मिला अपन को, तो मान लो वो फर्स्ट बॉक्स अपने निकाला और फर्स्ट से रेड मिला, या फिर सेकंड बॉक्स निकाला और सेकंड बॉक्स से रेड मिला, ठीक है। फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने के लिए 1/2 और फर्स्ट बॉल से रेड आने के लिए n1 प्लस n2, और मतलब प्लस सेकंड बॉक्स के लिए 1/2, सेकंड बॉक्स में रेड के लिए n3 प्लस n4, ये बन के आ गया। अब इसने बोला कि सेकंड बॉक्स से होना चाहिए, तो ये डिवाइड बाय टोटल कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा ना, रिक्वायर्ड डिवाइड करेंगे तो अपने पास बचेगा n3 अपॉन में n3 प्लस n4 डिवाइडेड बाई n1 बाई n1 प्लस n2 n3 बाई n3 प्लस n4, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है ना, इसका वैल्यू दिया हुआ 1/3। बस ये चेक करना है अपन को। अब ना प्योरली ऑप्शन बेस है, अब इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करने मत लग जाना यार, 4 वेरिएबल है, इतना अपन को दिए नहीं हुआ, जस्ट ऑप्शन पुट करते हैं और देखते हैं अपन। ऑप्शन ए में खेलते हैं, n1 n2 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, n3 n4 का वैल्यू 520 दिया है, तो ये 5 बाई और n3 n4 कितना आ जाएगा ना 25 डिवाइडेड बाई n1 बाई n1 प्लस n2, तो 8/14 प्लस में इसको तो अभी किया था 5/25, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ना, ये 1/5 और ये कितना आ जाएगा ना, ये 4/7 प्लस 1/5, तो 35 नीचे आ जाएगा एलसीएम, तो कितना आ जाएगा ना 520 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 1/5, तो ये तो कितना आ गया ना 7, तो 7/27, नहीं 1/3, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो पाएगा, बी में देख लो यार, बी के अकॉर्डिंग क्या है ना n3/n4, तो 10/60, 10/60 मतलब 1/6, और ये कितना आ जाएगा ना, ये आ जाएगा n1 3/9, तो 1/3 प्लस 1/6, तो ये 1/6 नीचे आ जाएगा 6 एलसीएम, तो ये 2 + 1, 6 से 6 कैंसिल 1/3, ये बी ऑप्शन सही है आपका। ऐसे यार चेक कर लेना, सी भी चेक कर लो, डी भी चेक कर लो, जो टिक मारना है उस पर मार देना टिक। तो ये आपका पैराग्राफ का जो फर्स्ट पार्ट था ना वो वाला बन गया अपना। चलो इसी के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है ना कि let n1 and n2 with the number of red and black balls respectively, वही सब चीजें हैं। ए बॉल इज यहाँ तक सब सेम था ना। अब यहाँ तो ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स 1 एंड ट्रांसफर टू बॉक्स सेकंड। ओके, एक बॉल बॉक्स 1 से निकाला बॉक्स 2 में डाल दिया, तो बॉक्स 1 में तो एक बॉल कम हो गया ना। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1
आफ्टर दिस ट्रांसफर, ओके, तो अपन ऐसे कर सकते हैं कि रेडी निकला, रेडी डाल दिया अपन ने, लास्ट में रेड आना चाहिए, या फिर हो सकता है वहाँ से ब्लैक निकला और इस साइड से अपन को रेड, क्योंकि फर्स्ट बॉल जो आपने निकाला ना वो कुछ भी हो सकता है, रेड या ब्लैक, लेकिन सेकंड तो आपके पास क्या आना चाहिए ना, रेड आना चाहिए, जो आउटकम है वो। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन ना, फर्स्ट बॉक्स से कर रहे हैं अपन, सेकंड बॉक्स से मतलब ही नहीं बड़ा, सेकंड बॉक्स का कोई यूज ही नहीं है इसके अंदर। तो ऑप्शन भी देख लो, N1 N2 में दिया हुआ है, तो N1 प्लस N2, और सेकंड रेड के लिए एक आपका बॉल कम हो जाएगा क्योंकि रेड ही निकाल लिया आपने पहले, तो ये N1 प्लस N2 माइनस का 1 प्लस में N2 बाई N1 प्लस N2, और रेड के लिए N1 बाई एक पोल कम हो जाएगा N1 प्लस N2 माइनस 1, क्योंकि इस पर आपने ब्लैक निकाल लिया तो यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे। इक्वल टू कितना दिया, ये 1/3। अगेन ऑप्शन वाइज चेक करेंगे, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ ना, N1 का वैल्यू 4 और 6, ये तो 4 बाई का 10, ये 3 बाई का 9, ठीक है, प्लस में N2 कितना है ना, N2 कितना है 6 बाई का 10, और ये कितना आ जाएगा ना 4 बाई का 9, तो ये तो आ जाएगा 3, ये 2, ये 3, 30 एलसीएम, इस साइड से 4 बचा, इस साइड से 8 बचा, तो 11 बाई का 4, 8 4 12 है ना, तो 12 बाई का 30, तो ये तो 3 बाई का 10, और ये 1/3, तो ए ऑप्शन तो नहीं आ रहा, बी में चेक कर लो। N1 कितना है 2 है, तो ये तो आ जाएगा 2 बाई का 5 इंटू में 1 बाई का 4 प्लस में N2 मतलब 3 बाई का 5, 2 बाई का 4, तो ये तो 1/2, या फिर 20 नीचे एलसीएम ले लो, तो इस साइड से 2 आया, इस साइड से 6 आया, तो ये तो कितना आ जाएगा 8 बाई का 20, तो ये तो कितना आ जाएगा 2 बाई का 5, ये भी नहीं आ रहा। सी चेक करो यार, कोई ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा। सी में कितना है ना 10 बाई का 30, और 10 माइनस 1 9 बाई का 29 है ना, N1 प्लस N2 माइनस 1, और प्लस में कितना आ जाएगा ना N2 20 बाई का 30 इंटू में 10 बाई का कितना आ जाएगा ना 29, तो ये 30 इंटू 29 एलसीएम आ जाएगा, या फिर काट दो 10 10, तो 3 इंटू 29 एलसीएम आ गया, यहाँ कितना बचेगा ना 9 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा ना 20 बचेगा, तो 29 1/3 आ गया ना इस पर। तो एक तो ये आ गया सी, डी और चेक लो जब इतने चेक कर ही दिए तो, एक फिर क्या छोड़े यार। डी में क्या है ना N1 बाई ये है तो 3 बाई का 9 और 2 बाई का 8 प्लस N2 कितने 6 बाई का 9 और 3 बाई का 8 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, तो ये तो 1/12 आ गया, और ये कितना आ जाएगा ना 3, ये आ जाएगा 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल और ये 4, तो ये 1/4, तो 12 एलसीएम, ये 1 + 3 4/3 1/3 ये भी आ जाएगा। ठीक, तो यार मेरी तरफ से पूरा होता है। अब भी कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो। ऑल द बेस्ट।